हमेशा से हम लोग कहते हैं कि हमारे फादर साहब के बाल नहीं हैं, हमारे भी जाने वाले हैं। अगर उनको 35 साल में शुरू हुआ, हमारे इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से वो आपको 25 साल में शुरू हो रहा है। अच्छा, एक मासूम सवाल है। तो किसी ने पूछा कि जब हेयर लॉस का प्रॉब्लम आता है तो बाल सिर्फ यहीं पे क्यों झड़ते हैं, हाथ के क्यों नहीं झड़ रहे हैं, या फिर दाढ़ी कम क्यों नहीं हो रही है? और ये मासूम सवाल है पर बहुत वाजिब सवाल है। हम लोगों को क्या है कि साबुन दिखा, अगर जो रखा हुआ है उसी से धो लिया। सबसे बड़ी फायदा ही बोलूंगी, आधी स्किन तो आपकी बालों से ढक गई। एक लड़की मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में मास्क लगा के जा रही थी। जो आजकल ये मास्क चले हुए हैं, ये आपके स्किन के लिए कितने अच्छे शीट हैं? मास्क बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं तो मैं अपने सारे बाल को हटवा देता हूँ, गंजा हो जाता हूँ। मैं आज बात कर रही थी, एक यंग पर्सन मेरे पास आए, थोड़ा सा उनका वी जो आने लगा, 22 साल के थे। मैंने कहा आपने इतने छोटे बाल क्यों रख रखे हैं? कहते ये जो है ना, ये मुझे परेशान कर रहा था और मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया नो हेयर कट फॉर नेक्स्ट 2 months कि जब आप आएंगे तो फिर मैं देखूंगी कि कैसे हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आजकल के लोग कर रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में? सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, एक तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द डे विदाउट रिसर्चिंग। अच्छा, ज़्यादा पानी पीने से पिंपल्स नहीं होते हैं? जो सिक्रीशंस हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। हम लोग बचपन से ही देखते हुए आए हैं कि हल्दी, बेसन, दही, ये सब चीज़ें हम लोग घर में लगाते हुए आए हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो ये फेस के लिए क्या अच्छी हैं? खराब नहीं है। मेकअप डैमेज करता है आपकी स्किन को? नहीं। हम शॉर्ट में अगर समझना चाहें कि डैंड्रफ क्यों होता है और कैसे इसको सही कर सकते हैं? डैंड्रफ 2 तरह का है, ड्राई डैंड्रफ एंड ऑयली डैंड्रफ। बैड ओडर का स्किन से क्या रिलेशन होता है? सारा रिलेशन जो है वो स्किन से ही होता है। आजकल स्किन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। कभी एक्ने से परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, सर्दी से परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। साथ में हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको नज़र आ रही है आजकल। आप मेरे भी बाल देख सकते हैं कि जा ही रहे हैं अब धीमे धीमे, इसीलिए मैंने आज सोचा कि स्विच पॉडकास्ट में बुलाते हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया शहला, आप हमारे साथ हैं यहाँ पर और बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देख लीजिए, हेल्थ पॉडकास्ट में स्किन की बात हो रही है। स्किन की बात इसलिए हो रही है बिकॉज वही आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है। सो ये जो सर्दी, गर्मी, बरसात, जी, उसको जो आपको बचाता है वो स्किन ही है। हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं हम लोग, तो बाहर तपिश हो रही हो या 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, हमारा टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है। जी। तो सोचिए वो किसका काम है? वो किसी लिवर किडनी का काम नहीं है, वो सिर्फ स्किन का काम है। और वो आपका काम है। हम आपको हेल्प करते हैं उसको ठीक से काम करने देने में। तो डॉक्टर शैला, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पहले तो इतना ज़्यादा लोग परेशान नहीं होते थे। क्या होता था कि पहले लोग परेशान नहीं हैं, आजकल जो है स्किन को लेकर, हेयर लॉस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है? पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे सब, है ना? तो लोग जो है 24 घंटे रील नहीं देखते थे। जी। अवेयरनेस या कंपैरिजन आप मान लीजिए, जो प्रॉब्लम्स है ऐसी नहीं है कि वो कल ही शुरू हुई हैं, पहले नहीं होती थी, कम होती थी, ये मानती हूँ। आई हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर 25 ईयर्स। तो वो एक डेमोग्राफिक चेंज हो गया है कि पहले ज़्यादा एंटी एजिंग के लिए लोग आया करते थे, अब यंगर लोग ज़्यादा आने लगे हैं, जिसे आप जेनजी बोलते हैं। जी। वो ज़्यादा परेशान रहने लगा है। मुझे लगता है उनकी किस्मत में ही थोड़ा परेशान होना ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ के लिए उसको थोड़ा इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। ओके, देखिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां 2025 में भी देखने को मिल रही हैं और ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्किन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज आपको क्या लगता है? क्योंकि आप दिन भर इतने क्लाइंट्स देखते हैं, आपके पास रेगुलरली बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते होंगे, तो क्या कॉमन कॉज लगता है? जो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जो नई चीज़ हमें लग रही है वो लाइफस्टाइल है। ओके। तो लाइफस्टाइल में ये कि अब तो मैं शायद ये नहीं कहती, मैंने आज भी किसी को बोला कि ये रात को खा लीजिएगा, तो उन्होंने कहा जी हम तो सुबह सोते हैं। तो वो सबकी जो स्लीप साइकिल अलग है, कोई वर्क फ्रॉम होम अलग है, स्ट्रेसेस अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, पर हमारी बॉडी ऑटो करेक्ट करती रहती है। ओके। तो वो जो ऑटो करेक्ट का स्विच है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जा रहा है, तो सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। ओके। अच्छा, अगर आप स्किन की बात करें और हेयर लॉस की बात करें, स्किन में आपको काफ़ी एक्ने का इश्यूज आते हैं, तो मेन बॉडी और फीमेल बॉडी या फिर वुमेन बॉडी की बात करें तो इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? स्किन टाइप से भी क्या इसको समझा जा सकता है
किस तरीके से समझ सकते हैं इसको? बिल्कुल फ़र्क है, बिकॉज़ हार्मोन्स फ़र्क हैं। जी। तो हेयर लॉस जो है वो मेन की एक बहुत बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम है। जब प्यूबर्टी शुरू होती है, तो जैसे लड़कियों में प्यूबर्टी अलग तरह से शुरू होती जी। है, लड़कों में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो बाल गिरने शुरू होते हैं। अच्छा। तो जो सबसे डेंजरस पीरियड है वो है 17 साल से 22 साल तक। तो 17 साल से पहले आपके एक जो जनरल बाल होते हैं वो है, 17 से आपकी जो जेनेटिक टेंडेंसी है और अगर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया वो एक्सिजरेट होने लगता है। तो हम ये कहते हैं अगर आप इस वक्त में थोड़ा सा ध्यान दे लें तो आप 35 तक अच्छे से निकल जाएंगे। ओके। फीमेल्स में क्योंकि साइक्लिकल चेंजेस हैं और आजकल जो है खाने पीना, डाइट का मतलब है कि अनहेल्दी डाइट भी है और डाइटिंग भी है, तो दोनों चीज़ें उन हार्मोन्स के साथ मिलके पीसीओएस जैसी चीज़ें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आज मैं अगर 10 बच्चियों का एक अल्ट्रासाउंड कराऊं तो 8 में से पीसीओएस निकलेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बीमारी बन गई है, एक तो पिकअप जल्दी हो रहा है और दूसरा अवेयरनेस है और बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्बैलेंस हो रही है। ओके। तो आपने जो एक एज ग्रुप बताया कि यहाँ से जब आप प्यूबर्टी में जा रहे हो, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू होते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है, तो इससे पहले किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको कि आगे प्रॉब्लम ना आए? मुझसे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि पहले जनरेशन में 25 साल पे बाल गिरते थे, अब आप कह रही हैं कि 17 से 22 पे गिर रहे हैं, तो क्या बच्चे गंजे भी पैदा होने लगेंगे? तो वो भी एक मौजू है। तो ऐसा नहीं है, ये जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तब होंगे। देखिए, इनोसेंस सोसाइटी से चली गई है। इनोसेंस का मतलब क्या था कि जब आप 18 साल पे आपको अडल्ट बनाया गया ना, जो एक वो आर्बिट एज थोड़ी है, किसी ने बैठ के सोचा कि चलो जी 18 को अडल्ट बना देते हैं। 18 इसलिए है कि आपके फंक्शंस मैच्योर होते हैं, आपके हार्मोन्स एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो आप जिंदगी के अगले फेज में जाने के लिए तैयार हैं। आज जो 18 साल के बच्चे की मैच्योरिटी है वो तो 13-14 साल के बच्चे की मैच्योरिटी भी है, तो लेवल्स तो वहीं आ रहे हैं ना। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है हेयर फॉल करना, वो बालों को पतला कर देता है। अब यहाँ पर जो है जिसके भी हेयर फॉल होता है वो सबसे पहले जाके केमिस्ट से कुछ पूछता है, आसपास पूछता है और मिनॉक्सिडिल लगाता है। मिनॉक्सिडिल एक इतनी आम बात है कि हम बात भी कर लें, हम कोई ट्रेड नेम नहीं ले रहे हैं, हर किसी को पता है। मिनॉक्सिडिल सिर्फ क्या करता है, जो बाल आपके पतले हो गए, थिन हो गए, उसको दोबारा थिक कर देता है। अच्छा। वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो आपकी हेयर फॉल को नहीं रोक रहा है, वो आपका जो कॉज है, हम प्यूबर्टी तो बोल ही रहे हैं, लेकिन प्यूबर्टी के अंदर आपके भागदौड़, स्ट्रेस जो है, आपकी जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स है, ये सब उसमें ऐड ऑन कर रही है। तो बच्चे मिनॉक्सिडिल शुरू कर देते हैं। अब मिनॉक्सिडिल की कहानी ये है कि जब तक लगाएंगे तब तक तो वो उसका फर्क नजर आएगा। हम उसको मिनॉक्सिडिल हेयर बोलते हैं। जो मिनॉक्सिडिल से जो बाल उगते हैं उनको एक्चुअली मिनॉक्सिडिल हेयर बोला जाता है। जिस दिन रोकेंगे 2 महीने में वो फिर गिर जाएंगे। अब आपने वो क्रूशल टाइम गंवा दिया, रिपेयर करने की बजाय आपने सिर्फ उसको पीछे कर दिया कि भाई मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, खुश हैं। जिस दिन रोकेंगे उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने विटामिन्स का ध्यान रखें, अपनी जो स्लीप साइकिल है उसका ध्यान रखें। तो जो बेसिक कॉजेज हैं उसको तो आप ठीक कर नहीं रहे हैं। ओके, सिर्फ आप दवाई पे ही उस पर भरोसा कर लिया है और आपको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, मतलब वो दवा भी आपको सिर्फ एक बहला रही है कि फिलहाल तो, और जाहिर बात है असर नजर आता है तभी लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स का बहुत खतरा लगता है। हमेशा से हम लोग कहते हैं कि हमारे फादर साहब के बाल नहीं हैं, हमारे भी जाने वाले हैं, तो ऐसा कितना है? आपको लगता है कि जेनेटिक्स का बिल्कुल असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। वाई क्रोमोसोम जो है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, वो वाई क्रोमोसोम से ही आ रही है और हमारे फादर की तरफ से ही वो आया है। पर मैं वही बोल रही हूँ ना कि अगर उनको 35 साल में शुरू हुआ, हमारे इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से वो आपको 25 साल में शुरू हो रहा है। तो उनका 35 साल में शुरू हुआ, 45-50 शादी हो गई, सब कुछ निकल गया। अब यहाँ पर आपको 25 पे तो हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है। तो चीज़ें प्रीपोन हो रही हैं। जेनेटिक्स हमेशा से था, जेनेटिक्स बहुत फ़र्क देता है, लेकिन जेनेटिक्स में अगर आप अपने कॉजेज़ मिला देते हैं तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 10 साल पहले आ जाती हैं। ओके। अच्छा, एक मासूम सवाल है। मासूम सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग मैं थोड़ा और छोटा था, तो किसी ने पूछा कि जब हेयर लॉस का प्रॉब्लम आता है तो बाल सिर्फ यहीं पे क्यों झड़ते हैं, हाथ के क्यों नहीं झड़ रहे हैं, या फिर दाढ़ी कम क्यों नहीं हो रही है? और ये मासूम सवाल है पर बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम करता है। और आप ये भी देखिएगा सोबन कि जो हेयरी लोग होते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं।
अच्छा तो टेस्टोस्टेरोन बाकी जगह बालों को बढ़ाता है जी और स्कैल्प के बालों को कम करता है। तो हर जगह के बाल हार्मोन के अंडर अलग तरह से होते हैं। ओके तो टेस्टोस्टेरोन का काम बाल पतला करना, वो एक्चुअली गिराता भी नहीं है। मतलब आप कभी देखिएगा, हम तो, हमारे पास तो लेंस होता है, हम उसमें देखते हैं, जी बाल कहीं जाते नहीं है, वो रुआं बन जाते हैं। मतलब अच्छा वो पतले हो जाते हैं। तो जब सर साफ भी है तो भी अगर आप देखेंगे तो रुआं तो नजर आ रहा होगा। ओके सो दैट इज द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। ओके पर दूसरी जगह वो ये नहीं करता है। अच्छा जी, इसी तरह ये तो आपने मेल्स की बात की, जैसे फीमेल्स में भी जो बाल होते हैं, दो तरह के बाल हैं। एक हैं जो हमारे नॉर्मल सर के ऊपर बाल हैं, एक हैं जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स के साथ रिलेटेड जी बाल हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है और उनका जो लाइफ साइकिल है वो बड़ा फर्क होता है। इसीलिए जब हम लेज़र हेयर रिमूवल के लिए भी जाते हैं तो किन्हीं बालों पे लेज़र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कहीं बिल्कुल कम नहीं होती है। ओके तो उगाने और हटाने में, दोनों में हमें हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है देखने की। ओके अच्छा, अब आजकल के दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपने थोड़ा अभी जिक्र भी किया उसके बारे में, लेकिन उसको थोड़ा तफसील से समझना चाहेंगे कि स्ट्रेस कितना इम्पैक्ट करता है आपकी स्किन को और आपके हेयर को। स्ट्रेस क्या करता है कि आपकी, जैसे मैं ऑटो करेक्टिंग उसको टेंडेंसी बोलती हूँ, कि आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है, कभी कुछ आपको हल्का सा बुखार भी हो रहा है या ऑर्गन्स में थोड़ी सी स्ट्रेस पड़ रही है, पर वो बॉडी करेक्ट करती चली जाती है। स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, आजकल सबने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना हुआ है, जी खासकर कोविड के बाद सबको ये लगने लगा कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो वो एंटीऑक्सीडेंट आखिर चीज़ क्या है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। ओके फ्री रेडिकल्स वो चीज़ें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, अगर वो O3+ बन जाए जी तो वो जो 3+ की वैलेंसी है वो खाली घूम रही है, वो जाके अपने आप को, बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो अपनी वैलेंसी को क्वेंच करना चाहता है, वो अपनी थर्स्ट को बचाना चाहता है, वो जाके किसी ऑर्गन में, चाहे वो स्किन के सेल में लग जाए या बाल के सेल में लग जाए, अच्छा वहां पर जाके लग जाता है। और वो क्या कर रहा है लग के? उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। तो यहाँ पर द क्वेंचिंग फैसिलिटी जो है आपकी, वो खत्म हो गई है। तो स्ट्रेस आपको डंडा नहीं मार रहा है, पर आपकी हीलिंग कैपेसिटी को खत्म कर दे रहा है। और ओके अगर आप लंबा उस स्ट्रेस के पीरियड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं, अभी तो हीलिंग कैपेसिटी खत्म हुई, फिर बीमारी बनने लगेगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हेयर और स्किन दोनों को ही मिलाकर बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी आगे पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली स्किन और स्पेसिफिकली हेयर के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए आप लगातार देखते रहें, क्योंकि डॉक्टर शैला जो है हमारे साथ यहाँ पर हैं और सवालों के जवाब वो दे रही हैं लगातार। अच्छा, अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन डैमेज हो रही है? कैसे समझा जाए कि अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है? देखिए, एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो टीनेज है जिसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, जिसमें एक्ने आ जाता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें एक्ने के मार्क्स आ जाते हैं। फिर आप जाते हैं 20s में। 20s में अब आपकी स्किन सबसे बेहतर होती है। हमारी उम्र का जो एक पड़ाव है, जैसे एजिंग, जो नॉर्मल एजिंग है, 35 तक ऐसे रहता है, 35 to 45 ऐसे जा रहा है, फिर 45 के बाद वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 25 साल तक जो भी आपका वियर एंड टियर हो रहा है, जी वो बॉडी अपने आप ठीक कर रही है। 25 से 35 आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। 45 के बाद आपको हेल्प एक्टिवली करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो एजिंग है वो आपको दिक्कत देने लगेगी। तो हर उम्र के लिए प्रॉब्लम अलग है। अगर आप टीनेजर हैं और आपको एक्ने हो रहा है तो वो उस वक्त की प्रॉब्लम है। एक्ने, यहाँ पर मैं एक्ने पे थोड़ा सा बोल के फिर आगे बढ़ना चाहूँगी, बिकॉज एक्ने इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट पैथोलॉजी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपके बड़े होते हुए जब आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, वो एक ग्लैंड होता है सेबेशियस ग्लैंड, उसको एक्टिवेट कर देता है। ओके वो सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो जब आप बच्चे थे तो वो डोरमेंट था, वो कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, वो सिर्फ बैठा हुआ था। अब इस ऑयल को अगर आप साफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पोल्यूशन की आ गई। अगर आपका खाना पीना उल्टा सीधा है तो उसमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया। और अगर आपकी जेनेटिक्स में एक्ने हैं, आपके पिताजी और माताजी को थे, सिस्टिक एक्ने थे, तो वो आपको दिक्कत हो गई। लेकिन अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, जब आप 20-21 के होंगे, एक्ने तो शायद चला जाएगा, लेकिन वो जो स्कार छोड़ के जाएगा, ओके वो देखिए, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक बच्चन और दूसरे हैं जॉन अब्राहम, अभी भी एक्ने स्कार लेके घूम रहे हैं। सही बात मुझे है। समझ नहीं आता क्यों? क्योंकि उन्होंने टीनेज में
काम नहीं किया। और यहाँ पर मैं आपकी जनरेशन को, जेन-ज़ी को थोड़ा बोलना चाहूँगी, सबको शॉर्टकट चाहिए। मैम अभी क्या करें, इतना काम आपने बोल दिया, ये भी लगा लीजिए, ये भी लगा, बाद में ना प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे। वो नहीं होता, ये सब ख्वाब हैं, ये सब जी। ख्वाब हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं हर उम्र की अलग है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके साथ गड़बड़ हो रहा है तो आप अपना सब कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर 3 हफ्ते 20 दिन ठीक नहीं हुआ है तो फिर आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूर। तो मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम इशू है तो आपके पास 20 दिन के अंदर वो पहुंच जाएं। वो 20 दिन में ठीक कर लेना। देखिए हम्म। डर्मेटोलॉजिस्ट तो सुप्रीम कोर्ट होता है। जी। सबसे पहले अपना दिमाग चलता है, फिर दादी नानी के नुस्खे, फिर केमिस्ट की बात आती है, फिर जीपी आता है। जब सब कुछ नहीं संभलता तब हमारा नंबर आता है। अच्छा, क्योंकि वही जो अभी आप बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाती है आपके स्किन में अगर वो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, अगर आप अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं। तो अगर शुरुआत होती है, एक तो हमने समझ लिया कि आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तब आपको एक्ने और स्किन में इश्यूज हो जाएंगे। तो अगर शुरुआत में ही आपको खुद से ही ध्यान देना है तो स्पेसिफिकली किन बातों का, 2-3 बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे ज़रूरी है सफाई, जिसे फेस वॉश जो है वो बहुत अहम हो जाता है। हम आजकल के माहौल में रह रहे हैं, पोल्यूशन, AQI देख के बाहर निकलने की हम लोग सलाह देते हैं कि सर्दी में जब AQI बहुत ज़्यादा हो तो एकदम पोल्यूशन में मत निकलिए। क्यों? क्योंकि वो सीधा स्किन पे ही जाएगा। जी। और जो बात हम कर रहे हैं, हम ज़्यादातर स्किन की बात करते हैं, पर हम ज़्यादातर फेस की बात करते हैं। जब हम स्किन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा Face आता चेहरा है, ही आता बिल्कुल। है, बिकॉज चेहरा ही सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को झेलता है और चेहरे के ऊपर ही सबसे ज़्यादा नर्व्स और ब्लड वेसल्स और सेबेशियस डक्ट्स होते हैं। और शायद आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी चेहरा ज़रूरी होता है, जी बिल्कुल। तो इसलिए पर स्किन पूरी होती है। जी। तो स्किन जो है, जैसे गर्मी में लोगों को बैक एक्ने होने लगते हैं, एक टाइम पे घमौरियाँ बहुत होती थी बच्चों को, अगर आपने सही से कपड़े बिल्कुल। नहीं पहने हैं, आपने कॉटन नहीं पहनी है। देखिए हम जिस प्रदेश में रहते हैं, हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपना जो हम यूज़ कर रहे हैं और अपना पहनावा मौसम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है फेस वॉश कि जब आप बाहर से अंदर आएँ तो जो बाहर से आप अपने साथ लेके आए हैं उसको धो के निकाल दीजिए, और धो के निकालने के बाद 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए। स्किन जब भी आप फेस वॉश करेंगे स्किन खिंचने लगेगी, जी। पर 5 मिनट में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 5 मिनट में नहीं ठीक हुई, मतलब कि ऑयल सिक्रीट नहीं हुआ, तो फिर अपनी स्किन को प्यार करने का एक ही तरीका है, मॉइस्चराइज़र। ओके। आपको ये समझना पड़ेगा, स्किन का काम है बैरियर, स्किन का काम बैरियर फंक्शन है। तो बैरियर को इंटैक्ट रखना कि कोई अंदर ना पहुंचे, वो आपका सबसे बड़ा काम है। और अगर इसमें आप काम नहीं करेंगे तो हर तरह का फंगस, बैक्टीरिया, एक्ने, सब कुछ आप पे आएगा और अति में आएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको बैरियर फंक्शन को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। अच्छा, हम लोगों को अगर देखें तो थोड़ा जो हमारी वाइफ भी हैं अगर, या फिर हमारी सिस्टर हैं, हमारी मदर हैं, वो लोग ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि स्किन कैसी रहनी चाहिए उसकी। हम लोगों को क्या है कि साबुन दिखा, अगर जो रखा हुआ है उसी से धो लिया। तो सही चीज़ जो है, क्या फेस वॉश के लिए क्या कोई पर्टिकुलर फेस वॉश होना चाहिए, या साबुन से भी धो सकते हैं, या फिर पानी से भी काम चल जाएगा? सबसे बड़ी फायदा ही बोलूंगी, आधी स्किन तो आपकी बालों से ढक गई, ठीक है। तो और अगर क्लीन शेवन है तो रोज शेव कर रहे हैं, जी। तो आपने एक्सफोलिएट कर लिया, जी। ठीक है। और उसके अलावा रह गया सिर्फ ये एरिया। जी। अब ये बहुत ज्यादा नहीं होता तो, और चश्मा लग गया तो वो भी खत्म हो गया। जी। तो कहीं ना कहीं इसलिए मेल्स को लगता है कि उनका काम चल जाएगा। हाँ। और मेल्स की स्किन थोड़ी सी थिकर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल स्किन, और फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस साइक्लिकल होते हैं, तो उससे भी पूरे महीने में भी आपकी स्किन पे फर्क पड़ता है। कभी वो ड्राई होती है, कभी वो ऑयली होती है, कभी वो सेंसिटिव होती है। लेकिन जो मैं पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, जो मैं बैरियर फंक्शन की बात कर रही हूँ, वो तो ह्यूमन स्किन है, वो मेल हो या फीमेल हो। कुछ नहीं कर रहे हैं, साबुन लगा लीजिए। मैं साबुन को हाँ नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ ना करने से तो बेहतर है। और वो भी सबसे जरूर, कुछ मत कीजिए। जब आप बाहर से आए ना अंदर, तब जरूर कर लीजिए। सुबह आप पानी से धो लें, रात को आप पानी से धो लें। फेस वॉश की अहमियत यह है कि अलग अलग मौसम में फेस वॉश का अलग अलग काम होता है। जब गर्मी है, पसीना, स्वेट एंड सीबम, एक तो जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है और जो पसीना हम लेके आ रहे हैं, वो एक मिक्सचर बना देता है। तो वो स्किन को इरिटेट कर रहा है। तो इस वक्त हम सबको चाहिए एक फोमी फेस वॉश जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो। फोम का फायदा यही होता है कि वो थोड़ा सा अच्छी तरह से निकाल लेता है। जब मौसम थोड़ा सा, जैसे
मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है, तो तब वो आप देखेंगे हवा चल रही होती है, ड्राई वेंट्स हो रही होती हैं, तो उस वक्त एक नॉर्मल सा फेस वॉश जो जेल बेस्ड है उसको लगा लें। सर्दी में अगर आप यही चीजें लगाएंगे तो स्किन फटने लगेगी, तो तब क्लिंजर पे आ जाएं, इतना कर ले बस। तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम बिल्कुल करेंगे कोशिश। देखिए, जब दिवाली आती है तो हमारे घर की सफाई होती है, ठीक है, मार्च अप्रैल होली के टाइम पे भी हम अपना, तो जब हम अपने घर के कपड़ों को, मेरी अलमारी जो है उसमें जो कपड़े मैं 1 महीने पहले पहन रही थी, अब तो उसको देख के भी गर्मी लग रही है। सही बात तो है। चेंज किया ना, इतनी जगह तो हमारे यहाँ नहीं है कि हम क्लोजेट बने हुए हैं तो हम चेंज करते हैं। तो वही चीज आपकी नॉर्मल रूटीन की चीजों में होना बहुत ज़रूरी है, और ये आदतें हैं। स्किन केयर एक आदत है, स्किन केयर एक शौक नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। और आज अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक रील देखी, उसमें एक लड़की मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में मास्क लगा के जा रही थी। वो मास्क आजकल चल रहे हैं, शीट मास्क जो आ रहे हैं, तो गर्मी से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है अपना, आप मास्क लगा के जाइए, और एक तो आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है आपको। तो इसी पर आ रहा था मेरा सवाल, ये था कि जो आजकल ये मास्क चले हुए हैं, ये आपके स्किन के लिए कितने अच्छे हैं? शीट मास्क बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ को काम करने के लिए उसको माहौल भी तो देना पड़ेगा ना। आपने मेट्रो में बैठ के तो एसी चल रहा है, फिर उसके बाद आप मेट्रो स्टेशन से निकलिए और चैचे पेपे और वो जो आप ऑटो का हवा खाएंगे, फिर क्या होगा? तो कोई भी चीज़ जब आप लगा रहे हैं, जिसमें मास्क जो है वो वीकली चीज़ होती है, कि जिस दिन हमारा लिखा हुआ होता है वंस अ वीक, व्हेन यू आर इंडोर्स, जब आपकी छुट्टी हो और जब आप तसल्ली से बैठ के स्किन पे वो अच्छी तरह से साफ करके मास्क लगाएं, उसको काम भी तो करने दें, सिर्फ लगा के फेंकने वाली कहानी। दिक्कत क्या हो गई कि आजकल सब कुछ ना बड़ा सस्ता सा हो गया है, हर तरह की चीज़, वो कोरियन मास्क मीशो पे और उस पे मिल रहे हैं, तो जाके ले आए, तो अब लगाने का टाइम नहीं है, तो क्या करें? तो चलो लगा के ख़त्म तो करते हैं, वो काम करें या ना करें। लोग लंबे लंबे अरसे तक रखे रहते हैं कि अपने पास रखे हुए हैं, एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले हम इसको कर ले। मास्क जरूर काम करते हैं हम लोग टीनेजर्स के लिए। मैं फिर घूम के उसके पूरे उम्र की चीज़ों को करती हूँ। टीनेजर्स के लिए हम मुल्तानी मिट्टी मास्क बोलते हैं, आप नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी भी गर्मी में लगा सकते हैं पानी में घोल के, वो आपकी ऑयली स्किन से ऑयल को सोक कर लेती है। जब आप यंगर हैं 20 to 30 हैं, तो एक हल्का सा मॉइस्चराइजेशन मास्क, विटामिन सी मास्क, यही जो शीट मास्क की बात हो रही है वो लगा लें। जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं तो वहाँ पर एंटी एजिंग मास्क होते हैं। मास्क एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हफ्ते में 1 ही दिन चाहिए। आप मेट्रो में लगा के रोज नहीं जा सकते। उसका ठीक है, आप उसको एक कोल्ड टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर ले, पर उससे फिर ये मत सोचिएगा कि वो पिगमेंटेशन दूर कर देगा, टैनिंग दूर कर देगा, एक्ने मार्क्स दूर कर देगा, उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। जी, अच्छा, आजकल के दौर में डाइट, हाइड्रेशन और स्लीप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये स्किन और हेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है। स्किन तो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो हमें उसको हेल्प करना पड़ेगा स्किन को अपने काम करने के लिए। हेयर के साथ दिक्कत क्या है कि उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। तो और वो कहीं ना कहीं आपके अहम के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। तो अगर कुछ भी होता है, बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी होती है, आपकी डाइट के अंदर आयरन डेफिशिएंट है, विटामिन डी, विटामिन B12 डेफिशिएंट है, तो सबसे पहले बॉडी कंजर्व करेगी और सप्लाई किसकी बंद करेगी? जिसका कोई काम नहीं है जी, तो बाल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो 2 महीने तक तो चलता रहेगा। जब लोग सिवियर डाइटिंग करते हैं ना, क्रैश डाइटिंग, तो क्रैश डाइटिंग में उन्हें ये नहीं रियलाइज होता कि बॉडी अपनी ज़रूरतें तो पूरी करेगी, भाई जीना उठना आप रोज़ का काम तो कर ही रहे हैं, वो वहाँ कंजर्व करेगी जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना भी काम चल सकता है, और वो बिना काम चलने वाली चीज़ है बाल। तो अगर कोई भी चीज़ आपकी डाइट में डेफिशिएंट है, या आपकी दिनचर्या में, जैसे स्लीप नहीं है, स्लीप में क्या होता है कि रिजनरेशन होता है। स्लीप क्यों बोली जाती है? और स्किन के साथ क्या है कि आपका वही 4.5-5 लीटर ब्लड है। जब आप खाना खाते हैं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जाके वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आप सोचते हैं तो वो दिमाग में जाता है। स्किन का नंबर आता है रात को, जब आप बाकी कुछ नहीं कर रहे, जब आप सो रहे हैं, तो आपका खून का दौरान बढ़ता है। तो जब खून का दौरान बढ़ता है तो टॉक्सिन्स हटते हैं, और वहाँ पर और यही हाल बालों का है। तो बालों के लिए जो ग्रोथ हार्मोन पहुँचेगा वो तो रात को ही पहुँचेगा ना जी। तो अगर आपका स्लीप पैटर्न नहीं है, देखिए यहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंस की भी बात नहीं है, मैं पैटर्न की बात करती हूँ। आपकी नाइट शिफ्ट है, ठीक है, आप सो तो रहे हैं ना 6 घंटा,
तो वो एक पैटर्न चाहिए है मुझे। और खाने के लिए कुछ भी डेफिशिएंट होगा तो सबसे पहले बाल गिरेंगे। तो ध्यान कर लें, बाल जब गिर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि वजह क्या है, मैं क्या क्या ज़िंदगी में कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि जो ज़िंदगी है वो यही ज़िंदगी है, तो उसको ट्वीक कैसे करें कि ये भी दिक्कत ना हो और जैसा चल रहा है वो चलता रहे, वो है क्लिक। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हेयर के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, और आयरन जो है हमारी डाइट में बहुत हद तक नहीं जाता है क्योंकि हम बहुत पका के चीज़ें खाते हैं। तो जब आप जितना आयरन खा रहे हैं, बॉडी में 2 हिस्से हैं, एक है फंक्शनल, जैसे हीमोग्लोबिन में तो आयरन जाएगा ही नहीं, सांस चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 5 ग्राम आयरन की है और आप 2 ग्राम खा रहे हैं, तो वो 2 ग्राम पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन में चला जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। फिर जो स्टोर्स हैं आपके, जो हेयर के लिए ज़रूरी है, जो स्किन रिजनरेशन के ज़रूरी है, वो खाली रह गया। तो जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लेट जाएंगे और बिस्तर पकड़ लेंगे पर बाकी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। तो इसीलिए हर 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर चेक कराएं। उसमें विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी की कोई कमी कभी किसी को नहीं होती है, बिकॉज विटामिन सी जो है वो एक वाटर बेस्ड विटामिन है और कहीं ना कहीं हम जूस, सूप किसी ना किसी में पहुंच जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है बिकॉज उसकी जो है, उसका जो प्रोसेस है बॉडी में बनने का, कहना बहुत आसान है कि धूप से विटामिन डी बनता है, पर वो धूप में जाके स्किन कितनी, वो फिर वो किडनी में चेंज होता है। आजकल धूप में खड़े हो जाएं तो जल जाएंगे पहले। वैसे ये चलते चलते ये बता दूं कि विटामिन डी कितनी, अगर सिर्फ इतनी स्किन आप धूप में 7 मिनट के लिए एक्सपोज कर लें तो आपकी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की दिन भर की पूरी हो जाती है। कितनी देर के लिए? 7 मिनट। अच्छा, 7 से 10 मिनट, उससे ज्यादा करेंगे तो जल जाएंगे। Okay. सर्दी में यही ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है, सर्दी में 10 मिनट हो जाती है। Okay. तो अगर कुछ नहीं, नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो दिन में खिड़की से हाथ निकाल के विटामिन डी ले, ये तो वही वाला हो गया, धूप कोई मिल गया टाइप का हो गया कि वो ऐसे ही चलता था। खैर उसका तो पूरा खाना चलता था, लेकिन हमें विटामिन डी। बात वही है ना कि अब आप ये बोलें कि नहीं जी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो जिंदगी है। अब देसी घी हमारे दादा नानी खाते थे, हम तो खा ही नहीं सकते, वो पचता ही नहीं है, तो हम तो फिर अब ऑयल्स पर ही हैं। तो उसी तरह खाने में जो कमी है उसको हमें बराबर करना है। उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या में, अपने दिन में जो भी खा रहे हैं खाते रहिए, जो जो मिल रहा है वो आप खा रहे हैं। एक हेल्पिंग ऑफ फ्रूट आप रोज़ खाएंगे। Okay. वो सीजनल फ्रूट होगा, खरबूजा तरबूजा आ रहा है, कभी कभी आम भी लीजिए। केला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो आपका ये तरीका होना चाहिए कि जैसे हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं कि 5 बजे का जो एक स्नैक टाइम होता है, उसमें आप अनकुक्ड फूड खाइए। तो अनकुक्ड में आ जाते हैं फ्रूट्स या सीड्स आ जाते हैं। अगर आपने ये ले लिया तो आपने दिन भर जो भी खाया ठीक है, पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो एलिमेंट्स की, माइक्रो का मतलब है कि वो माइक्रो क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं। जिंक, सेलेनियम, कॉपर, हम विटामिन सी, बी, ई की तो बात कर रहे हैं, चाहिए तो ये हैं सारे, बिकॉज ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे बॉडी के एंजाइम्स काम करते हैं और वो खाना पकाते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप एक हेल्पिंग ऑफ फ्रूट खाएंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो स्ट्रेस जो आपके एंटीऑक्सीडेंट बना रहा है, आपकी भाग दौड़, स्लीप, जो जो नेगेटिव चीज़ें बॉडी में बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक होती चली जाती है। डॉक्टर चला, अब हेयर्स पे आते हैं। बालों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि पानी जिस तरीके का हम लोगों को मिल रहा है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ख़ास करके जो अभी हम अगर नोएडा अपने स्टूडियो की बात करें, यहाँ पर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी बहुत हार्ड पानी आता है, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके बालों के ऊपर? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी जब पानी हार्ड होता है तो जो क्लिनजिंग चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू साफ़ नहीं कर पाएगा, झाग नहीं बना पाएगा, कंडीशनर आपके बाल को कोट नहीं कर पाएगा, या अगर मैं एक सिरम दूं आपको ओवरनाइट लगाने के लिए, वो भी क्योंकि बालों में एक लेयर सी बनी हुई है। आप देखिए ये पानी जब आप बाल्टी में रखते हैं तो थोड़ी देर में एक लेयर बन जाती है, तो वो हार्ड सॉल्ट्स हैं बेसिकली। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आरओ के पानी से सर धोएं। जब बहुत ज़्यादा सिवियर हेयर फॉल होने लगती है लड़कों में खासकर, तो आई डू एडवाइस कि भैया बाल्टी से भर के और उससे सर धोइए, नहीं तो अपने टैप के ऊपर जो एक वो होता है आयन एक्सचेंज होता है वो लगाइए। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में भी, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि हम सब शावर से नहाने लगे हैं, तो शावर से पानी और स्कैल्प के बीच में कोई वो नहीं रहा, टाइम गैप नहीं रहा। अगर यही पानी आप बाल्टी में भर के रखें, आधा घंटा रखें, फिर उससे नहाएं,
तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हार्डनेस होती है वाटर की, वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है। ओके। और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि बाल्टी भरिए और उसमें एलम फिटकरी जो आती है, वो एक स्क्वायर के हिसाब से आती है, वो डला हम उसे बोलते हैं, जी। उसको उस पानी में घुमा दीजिए, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके। इम्प्योरिटी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिप्सम है, तो ये जो है फिटकरी उसको डिसॉल्व कर देती ओके। है। लेकिन अगर आपके यहाँ पानी खराब है, और अब तो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, अब जुलाई अगस्त से सब जो है, आजकल यूएस कम जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा जा रहे हैं जी। अब सब आने लगे, और वहाँ जाते ही हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बिकॉज कॉन्टिनेंट का पानी बदल जाता है, जी। और वहाँ के पानी में भी यूरोप का पानी खासकर बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आप जा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं और आपको हेयर की दिक्कत है, तो अभी जो मौसम और टाइम चल रहा है, आप उसकी रिपेयर अभी से शुरू कर दीजिए। और वहाँ पर भी ध्यान रखिए कि बाल डायरेक्ट आरओ का पानी कीजिए इस्तेमाल, कम से कम जब तक आपको वहाँ की आदत नहीं हो जाती, 2-1 महीना जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, तब तक आप उसको कॉज ना बनने दीजिए हेयर फॉल का। तो ये तो है वजह। और ये हमारी ज़िंदगी का वो है कि अब हार्ड वाटर है, तो उसको हमें हाँ। सॉफ्ट करना बस पड़ेगा। वाटर ही है, यही गनीमत है। तो यही चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि अगर हमारे पास मजबूरी है कि हम हार्ड वाटर से नहाना पड़ रहा है, शावर लेना पड़ रहा है, तो उसमें अब आता है कि आपने जो तरीके बताए वो तो हम या तो यूज़ कर लें, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए हमने हार्ड वाटर से अपने हेयर वॉश कर लिया, उसके बाद क्या हम आरओ का पानी एंड में यूज़ कर लें तो उससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ, ऐसा पॉसिबल है? हेयर जो है ना, एक पोरस स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाथ भी अगर हम पानी में ज़्यादा देर डालें तो सिकुड़ जाते हैं, जी। तो बाल के साथ भी यही है। यहाँ पर मैं एक बात बीच में बोलूँगी, जैसे मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप कितनी बार सर्द होते हैं? कहते शैम्पू तो हम हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, पर गीला रोज़ करते हैं, विच इज़ मोस्ट डेट्रीमेंटल, क्योंकि जब आपने पानी डाला तो उस बाल ने, वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, उसने वो पानी जज़्ब कर लिया और वो हेवी हो गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपने पानी के नुकसान तो सारे ले लिए, सफाई की नहीं। तो जो गीला बाल है उसकी टेंडेंसी टू कम आउट इज मच मच मोर देन अगर वो सूखा रहेगा। अच्छा। शावर कैप का इजाद हिंदुस्तान में तो लोगों ने सुना नहीं है, पर इजाद इसीलिए हुआ था जी। कि आप अगर शैम्पू नहीं कर रहे हैं तो बाल पे पानी मत डालिए। अच्छा। क्योंकि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने ये बोला कि बाद में एक आरओ से रिंस कर दें, वो रिंस नहीं, वो तो पानी अंदर जाके वो बाल के अंदर, आप देखिए। दूसरी बात ये है कि दूसरे लोग बोलते हैं कि बाल टूटते हैं, बालों को कभी खींच के देखिए, टूट ही नहीं सकता, वो इतना हार्ड केराटिन है। केराटिन ऐसे होता है, कांटे बने हुए होते हैं। ओके। तो जब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है वो और ज्यादा बन जाते हैं, हमें ऐसे रखना है उसे। ये रखने के लिए चाहिए है एक अच्छा शैम्पू और एक कंडीशनर। तो आरओ से रिंस करने से तो नहीं चलेगा। अच्छा, कितने वीक में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? ऑल्टरनेट डे चाहिए, छोटे बाल जिनके हैं ऑल्टरनेट डे चलेगा। ट्वाइस अ वीक तो ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्कैल्प से ऑयल सिक्रीट हो रहा है, तभी तो आपके बाल ऑयली हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन धुले हुए बालों में आपको पता लग जाता जी, है, क्योंकि बिल्कुल। वो स्कैल्प से ऑयल सिक्रीट हो रहा है। अगर आप उसको नहीं वॉश करेंगे तो वो जो स्किन की जो लेयर्स निकल रही हैं वो भी उस पर होती चली जाएंगी, थोड़े दिन में वही डैंड्रफ बन जाएगा। जी। तो ऑल्टरनेट डे, अगर आपके बाल छोटे हैं तो ज़रूरी है, बाल लंबे हैं तो ट्वाइस अ वीक तो चाहिए ही चाहिए है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूं, गीले बाल, खासकर जो लड़कियां जिनके थोड़े लंबे बाल होते हैं, नहा के आए, इतना टाइम नहीं है, ब्रश किया और उसके बाद जो है उसको गीले बाल को बांध के या तो निकल गए। सुबह स्कूल के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के कि जी। इतना वक्त नहीं होता। प्लीज़ मेहरबानी करके रूट्स को हेयर ड्रायर से ड्राई कर लें। हेयर ड्रायर नुकसान नहीं करता अगर आप वेट बालों पे कर रहे हैं, वहाँ आप उसे सिर्फ ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पानी है उसको इवेपोरेट कर रहे हैं, तो आप अपने स्कैल्प को भी ड्राई कर रहे हैं और जो जड़ है उसको भी ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद जब आप कंघा करेंगे, चोटी बनाएंगे, पोनी बनाएंगे, तो वो अंदर नमी नहीं रहेगी। ओके। दिक्कत जब होती है जब आप ब्लो ड्राई करते हैं, ओके। या आप सूखे बालों पे ड्रायर या आप कुछ भी करना शुरू करते हैं, तो वहां पर बाल जलने लगते हैं। ओके। तो इसलिए ड्रायर बुरा नहीं है, ड्रायर को कब और किस तरह इस्तेमाल करना है वो ज्यादा जरूरी उसका है। सही तरीका आपको आना चाहिए कि वो गीले बालों जरूरी में है। यूज करें। गीले बालों को बचाने के लिए आप ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओके। वही ड्रायर पे ही आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते रहते हैं कि भाई ड्रायर बार बार आप यूज़ करोगे अगर, तो आपके बाल तो और ज़्यादा ही ख़राब होते जाएंगे। ड्रायर तो रहने दीजिए, डायसन अगर आप यूज करेंगे तो फिर तो आपने किला फतेह कर लिया। ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इस पे और थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि एक सवाल था, हमारी कलीग हैं उनका ही सवाल था ये, कि डाइसन अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है? डायसन का भी मैकेनिज्म तो वही है ना। डायसन ने उसको बना दिया, उसमें 2-3 फंक्शन दे दिए, जी। पर मैकेनिज्म तो हीट और एयर है। ओके। तो वही एक नॉर्मल ड्रायर का है। तो जो लेकिन वो तो नुकसान कहते हैं कि हम यूनिक हैं, हम अलग तरह काम करते हैं, हमारा ड्रायर अलग तरह पैसे काम लेने करता के है। लिए कुछ तो चाहिए ना। ओके। तो अगर आप गीले बालों पे कुछ भी कर रहे हैं वो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको स्टाइलिंग के लिए रोज आप लगे हुए हैं, बालों को जला रहे, तो वो जब आप उन जिससे भी जो ये बोलते हैं उन्हें बोलिए कि जब आप बालों को डायसन से कर रहे होते हैं, एक हल्की सी जलने की स्मेल आती है, तो वो कहाँ से आ रही है? ठीक है, ये सवाल आपके लिए जिसने पूछा था उनको डायरेक्टली वो मिल गया, आती लेकिन है। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ और सवाल आता है कि आप जेल यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं बालों में, ख़ास करके जो एंकर्स होते हैं वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, और आप नॉर्मली अपने वेडिंग में कहीं जाते हैं, लोग तैयार होते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होते हैं, तो ये इनका यूजेज कितना सही और बुरा है? गलत नहीं है, पर यूज कहाँ कर रहे हैं? देखिए, सर की जब बात कर रहे हैं तो 2 जगह हो गई, एक हो गई स्कैल्प और एक हो गई स्ट्रैंड्स। ओके। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी स्टाइलिंग के लिए हैं। तो ये आप अगर जेल भी लगा रहे हैं या वैक्स भी लगा रहे हैं तो वो सब स्ट्रैंड्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ध्यान से लगाएं, ताकि वो स्कैल्प में ना जाए। जब हम हेयर कलर की बात करते हैं, मैं यहाँ पर ना उसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हेयर कलर बहुत खराब है और लगाने से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी जब होगी जब आप कलर बेतरतीबी से या अपने आप कोशिश कर रहे हैं कि बजाय वो स्ट्रैंड्स पे लगने के वो स्कैल्प में जा रहा है। ओके। तो अगर आप स्कैल्प को प्रोटेक्ट करके कुछ भी लगाएंगे तो वो सही है। अब जिसका जो जॉब है, अगर कोई मिस्त्री है और उसको सीमेंट का काम है और उसको सीमेंट से एलर्जी हो गई, तो यही हाल एंकर्स के साथ है कि उनका काम है ये, तो उनको यूज़ तो करना है, लेकिन इस तरह यूज़ करना है कि वो एलर्जिक ना बने और दिक्कत ना करे। तो एक ही तरीका है, काम करते वक्त लगाइए, पर सबसे पहले छुट्टी पाते ही उसको भी निकालिए। तो ये जैसे मेकअप हम लोग बोलते हैं कि आप लगाइए मेकअप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस आते ही वो आलस नहीं होगा कि रात को और भी तो बहुत थक गए, अब मेकअप नहीं उतारते और सो जाते हैं, कि मस्कारा भी लगा हुआ है और वो नुकसान करेगा ना, वो नुकसान करेगा। तो लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसको कितनी देर लगाना है, कोशिश ये करें कि एट द फर्स्ट को उसको निकाल दें, और कोशिश ये करें अच्छी क्वालिटी का लें और ऊपर ऊपर लगाएं, माने उसको कोशिश करें कि वो स्कैल्प के अंदर ना जाए। और किसी ब्रांड से एलर्जी होने लगती है, अगर होने लगती है तो फिर उसको दोबारा ट्राई ना करें, पैसा ना बचाएं। लोग कहते हैं मैम इतना महंगा खरीदा था, मैंने कहा तो फिर मुझे फीस दे दीजिए। तो बात यही है कि कब चीजें आपके लिए नहीं है, ये आपको कहीं अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपसे पहले ही बात हो रही थी कि लोग कहते हैं कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं तो मैं अपने सारे बाल को हटवा देता हूँ, गंजा हो जाता हूँ, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बाल हटाने से क्या होता है कि जब नए बाल आते हैं तो बाल इन सिंक आते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है हमारा हर बाल अपनी ज़िंदगी अलग जी रहा है। वो उगता है, ठहरता है और गिर जाता है। आज मैं अगर अपने बाल ना कटाऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरे टखनों तक बाल हो जाएंगे और लंबे होते चले जाएंगे। वो एक लेवल पे, लेंथ पे मेरे बाल उगेंगे, उसके बाद वो बाल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो बाहर निकल आएगा, नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। तो जब आप हेड शेव कराते हैं, बच्चों का भी हम मुंडन इसीलिए बोलते हैं कि जो बर्थ हेयर है, जब आप उसको शेव कराते हैं तो सारे बाल एक साथ इन सिंक उगने शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़े से बेहतर क्वालिटी जो है वो हो जाती है। लेकिन ये जो साइकिल है ये महीने की साइकिल है। जो तरीका था पुराने ज़माने में वो ये था कि गर्मी की छुट्टियों में 1-2 महीने की छुट्टी में 2 बार बाल उतरवा दिए, तो वो 2 साइकिल आपने उन बालों को उनको अलाइन कर दिया, तो वो अलाइन हो गया तो बाल थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जो मैं आज बात कर रही थी, एक यंग पर्सन मेरे पास आए, थोड़ा सा उनका वी जो आने लगा, 22 साल के थे, तो मैंने कहा आपने इतने छोटे बाल क्यों रख रखे हैं? कहते ये जो है ना ये मुझे परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा बाल लंबे होंगे तो ये छुप जाएगा। कैमोफ्लाज भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है।
अच्छा। भाई बाल का काम क्या है, मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि बाल इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका सिर्फ काम आपके अहम को बढ़ाना है, आपकी ईगो के लिए है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। सो अब ईगो के लिए आप उसको छुपा के थोड़ा सा करें, थोड़ा इधर करें, नहीं आपने तो हटा ही दिया। तो हटा के क्या होगा कि 10 बार आप शीशा देखेंगे तो 10 बार आपको नजर आएगा, वो आपके दिमाग पे सवार हो जाता है, और उसके बाद फिर 4 बाल गिर रहे थे फिर 40 गिरने लगेंगे। तो सोल्यूशन ढूंढिए। तो मैंने जो मेरे पास जी। आए उनको सोल्यूशन क्या दिया, मैंने हेयर वाइटलाइजर दिया, क्योंकि वो एक तो मेरे पास गलत मौसम में आए हैं, जो बरसात का मौसम होता है, वो हेयर फॉल का मौसम होता है, और मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया नो हेयर कट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, कि जब आप आएंगे तो फिर मैं देखूंगी कि कैसे हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, ये आप लोग कैसे, एक डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि अब हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है किसी भी ह्यूमन बीइंग में? जब मेरे पास कोई हेयर लॉस बोलता है तो हेयर लॉस हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है। जिसके बाल गिर रहे हैं उसके तो 2 भी गिर रहे हैं तो उसके लिए बाल गिर रहे हैं। राइट। किताबों में हम पढ़ते हैं कि 100 बाल रोज गिरें तो भी नॉर्मल है, पर 100 भी बहुत सारे होते हैं। तो मेल से पहला सवाल ये होता है, देखिए जब आप शैम्पू करेंगे तब 4 बाल निकलेंगे। जैसे मैंने बोला कि बाल एक प्रोटीन है, वो Right. पानी एब्जॉर्ब करके भारी हो जाता है, और जो बिल्कुल निकलने की कगार पे है वो निकल जाता है। Right. जब आप कंघा करेंगे तब 4 बाल गिरेंगे, ताकि आप वो फ्रिक्शन कर रहे हैं। और लड़कियों में एक अदा ये भी होती है कि वो तौलिए से उसको रगड़ रहे हैं। तो आप तो गीले बालों को, जो ऑलरेडी बेचारा बिल्कुल कगार पे लटका हुआ है, उसको और निकाल रहे हैं। हेयर फॉल का असली वो होता है जब आपने कुछ नहीं किया, आप सो रहे थे लेकिन आपके तकिए पे आपको 6 बाल नजर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इट्स अ नॉन फ्रिक्शनल हेयर लॉस। और ये मेल्स में ज्यादा नजर आता है क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि भाई कितने दिन से हो रहा है। अगर 1 महीने से हो रहा है तो फिर क्या अभी अभी आपकी डाइट में कुछ आपने चेंजेस की। अगर 2 महीने से हो रहा है तो क्या आपको कोई भी स्ट्रेस था, विच कैन बी फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। टाइफॉइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, कोविड चल रहा है। जब कोविड हुआ था तो लोग इतने इतने बाल गिरा के आए थे, तब तो मुझे भी लग रहा था कि ये ठीक कैसे होगा, पर सब ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, वक्त लगा पर ठीक हो गया। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस आएगा तो बाल की एनर्जी जाना खत्म हो जाएगी। तो 2 महीने तक तो वो बाल अंदर रहता है। आपको ना ये बाल आप इमेजिन कैसे करते हैं, बाल कहाँ हैं? बाल ये यहाँ हैं, ये क्या चिपका हुआ है? ये 4 मिलीमीटर अंदर है, ये स्किन की लेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, बाल यहाँ तक आया हुआ है। तो इतना बाल तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो रहेगा। तो वो 2 महीने रह जाता है, 2 महीने खत्म होते ही वो हाथ में आ जाता है आपके। तो जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा आपकी भाग दौड़ हो रही है, लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं, घर बदलते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस होता है। तो 2 महीने बाद बाल गिरने शुरू होते हैं। हम ये बोलते हैं वी डू समथिंग कॉल्ड एज ट्राइकोग्राम। ट्राइकोग्राम मीन्स हेयर एंड एनालिसिस। आई विल आस्क यू कि आप जब अगली बार बाल धोएं तो जो भी बाल आपको ड्रेन में नजर आए, लेडीज के बाल थोड़े लंबे होते हैं, उनको पकड़ना आसान होता है। मेल्स के लिए हम बोलते हैं कि एक चिपका दीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्लास्टिक को चिपका दीजिए जिसमें एक होल करें ताकि पानी चला जाए और वो बाल अटक जाए। और पहले कंघे के बाल ये सब एक पेपर में इकट्ठा करके हमें भेज दीजिए। हम क्या करते हैं, हम सबकी जड़ देखते हैं। अच्छा। हम माइक्रोस्कोप के अंडर एक्चुअली जड़ देखते हैं और फिर हम रेशो निकालते हैं कि गिरने वाले बाल कितने हैं और उगने वाले बाल कितने हैं। बाल को तो गिरना ही है, किसी ना किसी की जिंदगी तो खत्म रोज हो ही रही है। तो अगर उसका रेशियो ज्यादा है तो ठीक है, नया बाल आ जाएगा। लेकिन अगर वो बाल गिर रहे हैं जिसको अभी और उसकी 2-1 साल जिंदगी थी, तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो तब हमारी जो थेरेपी है वो इसी पे डिसाइड होती है। जब तक डायग्नोसिस नहीं बनता तब तक आप थेरेपी नहीं दे सकते। हेयर फॉल का अगर आपको कॉज नहीं पता। दूसरी चीज, हेयर फॉल में रिजल्ट आने में भी 3 हफ्ता लगता है। मतलब आपको जो फर्क नजर आएगा वो 3-4 हफ्ता लगेगा। बहुत जल्दी की चीज नहीं है, लेकिन 3-4 हफ्ते में आ जाता है। दिक्कत ये है कि काफी सारी पैथी में तो लोग कहते हैं 2 साल दवा कीजिए और 2 साल के बाद फिर लोग हमारे पास आते हैं। बिजनेस भी जरूरी है। बिजनेस की दिक्कत क्या है कि आपने इतना उसको प्रॉब्लम को एक्सेजरेट कर दिया कि अब मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। तो कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करें, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी चीज अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 3 हफ्ते में उसका असर नजर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली सीक अनदर ओपिनियन या उन्हीं के पास दोबारा जाइए कि डॉक्टर साहब करना क्या। जी। अच्छा, जो आपने जिक्र किया कि अगर आपको तकिए पे बाल दिख रहे हैं तो आपको लगने लगता है कि हाँ अब प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो
कुछ होम रेमेडीज करनी चाहिए हमें, उसके लिए क्या कर सकते हैं? होम रेमेडीज हेयर फॉल के लिए नहीं होती होम रेमेडीज हेयर फॉल के कॉजेज के लिए होती हैं। तो अगर कॉज डैंड्रफ है तो उसके लिए होम रेमेडी आ जाती है, जिसमें मेथी दाना सबसे अच्छा आ जाता है। लोग प्याज का जूस भी लगाते हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि हम एलोपैथ हैं, हमारे पास तो तब लोग आते हैं ना जब ये सब कर चुके होते हैं। जी जी जी। तो वो जो है वो प्रॉब्लम एग्जिजरेट हो जाती है। हाँ। लेकिन हेयर फॉल को कोई होम रेमेडी, जो आपके बहुत सारे तेल एडवर्टाइज हो रहे हैं और वो हाँ। सब हो रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ही। आपने देखा होगा एक साइकिल चलती है मीडिया में, हर जगह वो नजर आ रहा है, फिर वो गायब हो गया, क्योंकि सबको उसने एक होप दिया, सबने वो लिया, यूज किया, 2 महीने में पता लग गया काम नहीं कर रहा, तो अब अगली चीज आ जाएगी। हाँ, तो मतलब घर पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप हेयर जो फॉल कर के लिए तो नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, मेरठ की या कहीं की थी, वो आपके सर हेयर में ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे थे, वो कोई दवा लगा रहे थे, उनके बाल निकल के आ रहे थे लोगों के। ये सब कुछ नहीं हो सकता है, पॉसिबल मैं नहीं है। वही बोल रही हूँ ना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बंद करें, जो करना है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना कि कॉस्ट जो है हिंदुस्तान में ये है कि कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वही चीज़ आपको 2 रुपए की भी मिल जाएगी, 200 रुपए की भी मिल जाएगी, 2000 की भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो 2000 वाली ही सबसे अच्छी है, पर 2 रुपए वाली तो सच में अच्छी नहीं है। तो ये तो देख लीजिए। सही बात। अच्छा, हेयर पे जब हम बात कर रहे हैं तो अभी सवाल दिमाग में ये आया कि आप चंपी करते हुए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और जो मार मार की चंपियाँ करते हैं ना सर में, अच्छी तरीके से करते हैं, रगड़ देते हैं पूरे बाल बाल को, तो इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पहले ये बता दूं कि चंपी से ही शैम्पू शब्द आया। ओके। तो चंपी जो है वो अरेबिक वर्ड्स में गया और उसके बाद शैम्पू लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो बालों की केयर के लिए आया था। ओके। तो चंपी भी केयर तो कर रही थी, लेकिन ज्यादा पीटा पाटी ना करे। उससे दिक्कत क्या होती है ना, मैंने वही बोला कि ज्यादा अगर आप एग्रेसिव हो गए तो जिस बाल की जिंदगी अभी रहती है वो जी। हाथ में आ जाएगा। तेल, जहां तक बात है, इंडिया में जैसे कंडीशनर का कॉन्सेप्ट नहीं था, कंडीशनर किसी ने सुना भी नहीं था। तो कंडीशनर जब तक, मतलब आई एम इन माई 50s नाउ, तो शायद मेरे बचपन में भी कंडीशनर का वो नहीं था। तेल लगाते थे नहाने से पहले, और उसके बाद जब धोते थे तो कुछ तेल निकल जाता था, कुछ रह जाता था, वो कंडीशनर का काम कर देता था। तो अगर दिक्कत तेल से ये है कि अगर आप ओवरनाइट लगा के लेट जाएंगे तो वो बह के आता है, तो वो एक्ने करता है। लगाइए तेल, एक तो सीजन के हिसाब से लगाइए। गर्मी में ठंडा तेल, पतला तेल होता है जिसमें कोकोनट ऑयल, जैस्मिन ऑयल, कियोकार्पिन या क्लियर तेल जो होते हैं। जब सर्दी आ जाती है, दिल्ली जैसी जगह में तो सर्दी बहुत कम होती है, नवंबर टू फरवरी, उसमें आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या बादाम का तेल लगाएं। आधा घंटा पहले लगाएं, हल्के हाथ से मालिश करें। ओके। चंपी नहीं चलेगी। बहुत जोर जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आप निकालने पे लगे हुए हैं बालों को। तो सही बात है। कीजिए, नुकसान नहीं है, बिकॉज उससे सर्कुलेशन बढ़ती है। जो मालिश का मकसद था वो तो सर्कुलेशन बढ़ाना। तो जब भी किसी चीज की सर्कुलेशन बढ़ती है, खून का दौरान बढ़ता है, तो जाहिर बात है न्यूट्रिएंट्स वहां पर आते हैं और कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो वंस अ वीक से ज्यादा नहीं, बहुत एग्रेसिवली नहीं। और अगर जैसे बाल जो है ड्राई हो रहे हैं, ड्राई होके नीचे से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो स्प्लिट एंड क्या है? स्प्लिट एंड को हमारा बड़ा टेक्निकल लफ्ज है हेयर फ्रैक्चर। तो वो 2 लेयर ऐसे हो जाती है। तो अगर आपने स्प्लिट एंड को ठीक नहीं किया तो वो फ्रैक्चर, वो जो है ट्रैवल कर जाता है ऊपर की तरफ। तो स्प्लिट एंड को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसको तो स्निप करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऊपर आता रहेगा। और उसकी वजह ज्यादातर जब बाल खोल के लोग रहते हैं तो वो एक फ्रिक्शन है, जैसे मैं बैठी हूँ तकिए से बाल फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर वो फ्रिक्शन की वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर ज्यादा देर तक बैठे हैं या कहीं, तो बालों का थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब एक पोनी बना लें या कुछ कर लें, वो रगड़े नहीं। वो रगड़ के जो है, एक तो उस बेचारे में जान नहीं है और ऊपर से आप उसकी जान ले रहे हो। सही बात है। अच्छा, इसमें एक हेयर ऑयल की आप जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आया कि बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल्स आते हैं जो आपको थोड़ा सा आपके स्कैल्प पे ठंडक महसूस कराते हैं, तो वो क्या हार्मफुल है आपके स्कैल्प के लिए या फिर ठीक है? गर्मी में अगर ठंडक महसूस करा रहे हैं, आपने देखा होगा ऐड भी ठंडे तेल वाले गर्मी में आते हैं, तो वो बॉडी को कूल करने का तरीका है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि ह्यूमन स्किन जो है वही आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हमारा जो कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री, वो उतना ही रहता है बाहर 45 हो या 40 हो। तो वो हीट इवेपोरेशन के लिए है। तो जब ठंडे तेल आप लगाते हैं तो वो इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं, यू डू फील कूल। पर यही तेल सिर्फ गर्मी में लगेगा ना, ये मैंने अभी
तेल की डेफिनेशन इसी तरह ठंडे और गर्म तेल से दी है जी कि ठंडे तेल गर्मी में लगेंगे और गर्म तेल सर्दी में जी। लगेंगे। और इसमें फ्रेग्रेंस का भी कुछ होता है, अगर फ्रेग्रेंस ज़्यादा है ऑयल में? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आप फ्रेग्रेंस से दूर रहें, बिकॉज फ्रेग्रेंस जो है पैराबेन्स होते हैं। अगर किसी को एलर्जी होती 100 में से या 1000 में से एक ही को है, वो फ्रेग्रेंस की वजह से होगी। पर दूसरी कहानी ये है कि ठीक है, लगा लीजिए। अगर किसी दिन एलर्जी का मतलब होता है इचिंग होने इचिंग लगे। आपको हो रही है, अगर इरिटेशन इचिंग हो रहा होने है। लगे तो सावधान हो जाइए, अपना दिमाग वहां लगाइए कि हो सकता है कि ये इसकी वजह से हो रही है। अब हम अपने क्विक क्वेश्चंस पे आते हैं, इसके क्विक आंसर्स आपसे चाहिए होंगे छोटे हमें। चाहिए। हाँ, छोटे आंसर्स चाहिए होंगे। तो एक सवाल आता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आजकल के लोग कर रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में? सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, एक तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द डे विदाउट रिसर्चिंग। मतलब आजकल तो हाल ये है कि कम से कम 10 प्रोडक्ट लग रहे हैं, और जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी भी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो 20 से 30 है। उसका एक ही तरीका है, मिनिमल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सीजन के हिसाब से होने चाहिए, और जो आप इंग्रेडिएंट्स उसको पढ़ लीजिए। 10 से ज़्यादा अगर वहाँ लाइन भीड़ लगी हुई है तो मत इस्तेमाल कीजिए, उसको खुद नहीं पता उसमें क्या है। ओके। अच्छा, कोई प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए या हमारे हेयर के लिए काम करना शुरू कर चुका है, वो हेल्प कर रहा है हमें, कैसे समझें इसको? 3 हफ्ते का वक्त है। 3 हफ्ते का मतलब 20 दिन के करीब देते हैं। जिस प्रॉब्लम के लिए आपने शुरू किया, अगर आपने डल स्किन के लिए नाइसिनामाइड लगाना शुरू किया तो 3 हफ्ते में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आपने ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक लगाना शुरू किया तो 3 हफ्ते में आपको फ़र्क आने लगेगा। तो 3 हफ्ते का पैरामीटर हम रखते हैं। 3 हफ्ते में अगर नहीं आया तो रीथिंक करने की और रीविजिट करने की ज़रूरत है। एंटी एजिंग क्रीम बहुत ज़्यादा आजकल उनके एड्स भी देखने को मिलते हैं और लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सही उम्र क्या है एंटी एजिंग क्रीम को यूज़ करने का? उम्र जो है 35 तक आपका स्किन रिजनरेशन जो है वो स्किन के ढलाव से ज़्यादा बेहतर होता है, तो बॉडी अपने आप काम कर रही है। तो तब तक अगर आप सिर्फ एक ग्लो के लिए और मॉइस्चराइजेशन के लिए लगाएं, काफ़ी है। आपको एंटी एजिंग की ज़रूरत नहीं है। 35 टू 45 में स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगती है, तो यहाँ पर आपको एंटी एजिंग वाले मॉइस्चराइजर्स चाहिए। 45 के बाद जो प्रॉपर एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं, जिसमें रेटिनॉल भी होता है, जिसमें हाइलुरोनिक भी होता है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 25 साल के हैं और आप वो हाइलुरोनिक वाली क्रीम लगा लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगी, ये नहीं है। ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो एजिंग रिवर्स हो जाएगी। आप अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ें लगाएं। हम अपनी स्किन के लिए ऐसी कौन सी चीज़ हम ना करें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का बहुत ज़माना चल रहा है। लोग पूछ लेते हैं कि हमारी ये इस तरह की टाइप स्किन है, आप हमें बता दें कि ये क्या कर सकते हैं हम। तो क्या चीज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? देखिए, एक जो चीज़ होती है कि इंटरनेट का ट्रेंड, कि बस अंधाधुंध आपने फॉलो कर लिया कि ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैं बहुत हर पॉडकास्ट में मैं ये जाके बोल देती हूँ, और फिर लोग कहते हैं पता नहीं कौन है ये, क्यों बोल रही हैं। भाई, मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी ने नहीं देखी है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें मैं आपको सच बात बताऊँ, वो जो ठंडे पानी में जो मुँह दे के बैठे हैं ना, वो सबसे ख़राब ट्रेंड है। बिकॉज़ ओके। वो एकदम आपको फ्रीज़ कर रहा है। इसकी बजाय हम हमेशा से आइस कंप्रेस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ आई है कि भाई ठंडे पानी में आप लगाएंगे। जो हम शीट मास्क की बात कर रहे थे, उसको भी हम ये बोलते हैं कि आप फ्रिज में रख दीजिए और फिर निकाल के लगाइए। वो जो एकदम चिल्ड कहानियां है ना, तो जब आप उसमें फेस को करके करते हैं तो ग्लो लगता है, क्योंकि जाहिरी बात है कि वो जो ऑयल था वो सब हट गया है, एक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, जब आपकी उम्र आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो स्किन जब सेंसिटिव होगी तब आपको याद भी नहीं होगा कि आपने इस ट्रेंड को फॉलो किया था। तो 2 चीज़ें इंटरनेट पे देख के, सिर्फ ट्रेंड को देख के ट्रेंड फॉलो ना करें। और एक दूसरी अहम चीज़ है स्क्रब। लोग बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करने लगे हैं। स्क्रब आपको 15 दिन में एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यू कांट हैव अ स्क्रब वाला फेस वॉश कि दिन में 3 बार उसमें वो पड़े हुए हैं, बॉल्स पड़े हुए हैं और आप लगे हुए हैं। अरे भाई, स्किन का अपना काम है, 30 दिन में वो अपने आप को रिजनरेट करती है। आप रोज़ उसको हटाते रहेंगे तो इमेच्योर सेल्स ऊपर आते रहेंगे, और इमेच्योर सेल्स वो काम नहीं कर पाएंगे जो वो करने के लिए पैदा हुए हैं। तो आपको पिगमेंटेशन भी होने लगेगी, सेंसिटिविटी भी होने लगेगी, और कहीं ना कहीं वेन्स, लोगों की वेन्स नजर आने लगी हैं इतनी बारीक। हम तो लेंस के थ्रू देखते हैं तो खुद को देख के डर लग जाता है कि अल्लाह ये करके क्या है। सही बात है। अच्छा, सनस्क्रीन को लेकर बहुत सवाल रहते हैं। तो अगर मान लीजिए गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसके बाद थोड़ी देर आप सन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आप इंडोर अपने काम में लग जाते हैं,
तो इस ऐसे वक्त में क्या हम सनस्क्रीन यूज़ करें? सनस्क्रीन के बजाय अगर आप सन प्रोटेक्शन को समझना शुरू करें तो वो बहुत अहम बात है। सनस्क्रीन उसका एक हिस्सा हो सकती है, पर सनस्क्रीन सिर्फ एक सन प्रोटेक्शन का जरिया नहीं हो सकती है। सन की हार्श रेज हैं दोपहर को 11 बजे से 4 बजे तक। तो अगर आप अपने बच्चे को सुबह सनस्क्रीन 7 बजे जब वो स्कूल जा रहे हैं लगा के भेज रहे हैं, और सनस्क्रीन एक एक्टिव प्रोडक्ट है। एक्टिव का मतलब है कि वो स्किन के अंदर जाके डर्मिस में बैठती है, तो ब्लड फ्लो हर 2 घंटे में आता है। आप अच्छी से अच्छी हाई से हाई SPF लगा लीजिए, वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आपने 2 घंटे बाद, अब जब दोपहर को ज़रूरत पड़ी तब तो आपको सन प्रोटेक्शन थी नहीं, तो इसलिए जब आप दोपहर को बाहर जा रहे हैं तब सनस्क्रीन की अहमियत है। सनस्क्रीन हर तरह की मिलती है, उसमें जेल भी है, लोशन भी है, स्प्रे भी है। आप अपनी स्किन के हिसाब से, और गर्मी कितनी है, सर्दी में भी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से आप उसको लगाएं। अगर आप गर्मी में ज़्यादा देर तक बाहर रहने वाले हैं तो सिर्फ केमिकल सनस्क्रीन के ऊपर रिलाय ना करें, उसके ऊपर एक फिजिकल सनस्क्रीन लगाएं, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कॉम्पैक्ट पाउडर, कैलामीन लोशन। जो हम लोग जो फाउंडेशन लगाते हैं वो सबसे अच्छी सनस्क्रीन है। और उसके साथ साथ खाली सनस्क्रीन नहीं, सन प्रोटेक्शन, पूरी बाजू के कपड़े, जितनी कम स्किन जो है वो सन से एक्सपोज होगी, दुपट्टा, छतरी। हम ये बोलते हैं दोपहर को जब मदर्स जो है अपने बच्चों को बस स्टॉप से लेने जाती हैं, वो सबसे ख़राब वक्त होता है, 2 बजे का वक्त होता है, व्हेन सन इज़ एट द टॉप। तो हमारी उनको ताकीद ये होती है कि अब जाके आप ये सनस्क्रीन तो लगाएंगी नहीं अपने बच्चे को, छतरी लेके जाइए उसके लिए, नींबू पानी लेके जाइए, ताकि वो हाइड्रेट रहे और धूप से डायरेक्ट उसको ना रहे। और यही आपके लिए भी ताकीद है। तो सन प्रोटेक्शन पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप सर्च करें गूगल में, AI से पूछिए कि सन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करें, सनस्क्रीन मत पूछिए। जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि कई बार लोगों ने ये शिकायत करी कि उनके जो बाल हैं वो चेहरे से टकराते रहते हैं, और चेहरे से टकराने की वजह से उनको एक्ने हो जाता है। तो इस बात में सच्चाई है? जब बाल, खासकर बच्चे जब आते हैं, जो टीनेजर्स आते हैं, तो वो माताएं उनके बाल ही ऊपर करके दिखाते रहती हैं। तो जाहिर बात है कि वो बाल से इरिटेशन नहीं हो रही है, पर क्योंकि वो कवर्ड रह रहा है एरिया, तो वहां पर इवेपोरेशन नहीं हो पा रही है, तो स्वेट और सीबम का जो मिक्सचर है वो एक्ने कर देता है। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम पे कोशिश ये करें, लड़कियां तो फिर भी एक पोनी बन जाती है तो वो बाल हट जाते हैं। तो अगर आप घर पे हैं तो थोड़ा सा बालों को हटा के रखें, अपने स्टाइल को नॉर्मल करके रखें। हर वक्त एक चीज नहीं हो सकती। स्किन को सांस लेने की मोहलत दें, स्किन को वो वक्फा दें कि वो जहाँ पर उससे कुछ टच ना कर रहा हो, कुछ लगा हुआ ना हो, मुंह धो के एक अच्छे से पंखे AC वाले रूम में बैठें, ताकि स्किन की नॉर्मल रिजनरेशन। अरे, ज़्यादा पानी पीने से पिंपल्स नहीं होते हैं? जो सिक्रीशंस हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो जब सिक्रीशन डाइल्यूट हो जाएगी तो वो इन्फेक्ट नहीं होगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, वो एडिक्वेट पानी है। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पानी तो सिर्फ किडनी को बेहाल करेगा और कुछ नहीं करेगा। 2 लीटर पानी दिन भर के लिए, और उसका तरीका ये है कि दिन में घर में सबके लिए अलग अलग रंग की 2-2 बॉटल होनी चाहिए। सुबह आप भर के रखेंगे, शाम तक सबको अपनी अपनी बॉटल ख़त्म करनी है वो। और ऐसा नहीं है कि एक बॉटल एक टाइम में खड़े होके पी ली, इतना पानी चाहिए है, क्योंकि आप इवेपोरेट कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, आपके फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो आप डिहाइड्रेट बाहर और अंदर दोनों से हो जाएंगे। हम लोग बचपन से ही देखते हुए आए हैं कि हल्दी, बेसन, दही, ये सब चीज़ें हम लोग घर में लगाते हुए आए हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो ये फेस के लिए क्या अच्छी हैं? ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन वही तकाजा ये होता है होम रेमेडीज़ का कि होम रेमेडी की तासीर आपको पता होनी चाहिए। जैसे हनी है, उसकी तासीर गर्म है, जब आप लगाएंगे तो कई लोगों को तो उससे ब्रूज भी पड़ जाते हैं, तो वो आपकी स्किन में ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, मतलब मॉइस्चर को ट्रैप कर देता है। तो अगर आप गर्मी में हनी लगा रहे हैं तो वहाँ तो स्वेट आपको पहले ही परेशान कर रहा है, तो गर्मी में आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, गर्मी में आप बेसन से हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं। हल्दी हम नहीं चाहते बिकॉज वो स्टेन कर देती है, फिर उसको स्टेन को निकालना दिक्कत हो जाता है। सैंडलवुड जो है वो सर्दी में आता है, यूकलिप्टस ऑयल सर्दी में आता है। कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपके हाथ में फोन है, उसका हाउ डज इट वर्क पूछ लें उससे, तो वो बता देगा, और देख लें कि क्या दिल्ली में आज ये काम करेगा तो लगा लें। और अगर खास तौर पे हल्दी के साथ में मिर्ची भी रखी हुई है तो वो ना लगाएं। लगा लीजिए, फिर अगली बार क्या होगा। वैसे मिर्ची में कैप्सियासिन होता है, लेकिन आप ये अगर कहेंगी तो लगा भी लेंगे कुछ लोग। नहीं, मैं ऐसी कोई सलाह नहीं देती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल डॉक्टर हूँ।
खैर चलिए अब मेकअप के ऊपर आते हैं। मेकअप डैमेज करता है आपकी स्किन को? नहीं, मेकअप अगर आपने सही से लगाया, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ बगैर मेकअप के? नहीं बैठ सकती। वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेकअप भी गर्मी में वाटर बेस्ड मेकअप होगा, सर्दी में ऑयल बेस्ड मेकअप होगा। मेकअप लगाइए, एक तो स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए, अच्छी सी मॉइस्चराइज होनी चाहिए। अगर आपके लिप्स कटे फटे हैं और आप पे कुछ भी लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो वो तो लिपस्टिक एलर्जी नहीं कर रही है, आपके लिप्स ऑलरेडी ख़राब थे। तो अपने स्किन के बैरियर को इंटैक्ट रखिए, मॉइस्चराइज रखिए, और पहला मौका मिलते ही जो लगाया है उसको उतार दें। तो हम जैसे यहाँ से घर जाएंगे तो मुंह धोएंगे अच्छी तरह, और उसके बाद फिर एक हल्का सा मॉइस्चराइज करेंगे कि जो उतारते हुए हमने स्क्रब कर दिया वो रिपेयर हो जाए। तो गलत कुछ नहीं है आपके लिए। क्या है, हाँ ये होता है कि देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो किसी किसी को एलर्जी करती हैं, तो शायद वो आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए कुछ और है। तो आप अपने लिए सही चीज़ ढूंढ लीजिए। कई सारे लोगों को डार्क सर्कल की शिकायत होती है, तो क्या वजह रहती है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं? जब भी कोई आता है डार्क सर्कल के लिए, आजकल तो आज मेरे पास एक आई, वो 13 साल की थी, वो बोली मुझे डार्क सर्कल हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा 13 साल पे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो कैसे होगा? तो डार्क सर्कल की डेफिनेशन है, अगर हाँ। पूरे गड्ढे यहाँ और यहाँ हो रहे हैं तो जी। उसको डार्क सर्कल माना जाता है। ज्यादातर लोगों के सिर्फ इतना काला होता है, विच इज पार्ट ऑफ इंडियन स्किन की प्रेजेंटेशन। इंडियन स्किन में आप देखेंगे मुंह के चारों तरफ भी कई बार हल्की सी पिगमेंटेशन रहती है, माथा है वो भी हल्का सा डार्क रहता है, और अंडर आइज इतनी रहती हैं। पहला उसूल ये है, इसका मतलब कि आपके यहाँ सर्कुलेशन नहीं है। देखिए सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, जब हम चंपी कर रहे थे वहाँ भी खून का दौरान बढ़ा रहे हैं, तो अंडर आई में भी कालक जो नज़र आ रही है, अगर आप सिर्फ इस उंगली से प्रेशर मत लगाइए, ऐसे ऐसे मत कीजिए, इसमें हल्का सा इन टू आउट इस तरह कर लीजिए, तो आप जो यहाँ लिम्फ इकट्ठा हो गया है, एक हमें आर्टरी पता है, वीनस ब्लड पता है, एक लिम्फ भी होता है, ओके। तो वो लिम्फ इकट्ठा हो जाता है। रोज रात को इन टू आउट, इन टू आउट, इन टू आउट, ये अपना गिन के जो है, जैसे हम सोने से पहले प्रेयर करते हैं, तो अगर जी। सोने से पहले ये भी हम कर लें फ्रिक्शन दूर करने के लिए, क्योंकि अगर आप खाली उंगली से करेंगे तो वो घिसर लग रही है, बादाम का तेल लगा लीजिए। अगर ये करेंगे 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, तो जो अगर हल्का सा वहां पर कालापन नजर आ रहा है वो शर्तिया ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो फिर एंटी वो जो है डार्कनेस क्रीम्स मिलती है ना, अंडर आई क्रीम, जी। पर अंडर आई क्रीम जिस दिन लिख दो दूसरे ही दिन आदमी खड़ा हो जाता है शीशे के आगे, अरे ठीक नहीं हुआ। 2 महीना लगता है वक्त कम से लगता है। कम। और फिर स्किन केयर एक मेंटेनेंस है। आप रोज खाना खाते हैं, आपने ये थोड़ी सोचा कि कल खाया था आज फिर खाना पड़ रहा है। सही बात है। तो स्किन है, झेल रही है, तो कल लगाया था तो आज भी लगाना पड़ेगा। जी। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि रेड मीट खाने से क्या हाइव्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों में देखा गया है। हाइव्स जो है, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, अर्टिकेरिया 2 तरह का है। अक्यूट मतलब हो गया और विद इन अ वीक ठीक हो गया, लेकिन जिसका वीक 2 वीक्स ठीक नहीं हुआ उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोल दिया जाता है। जब अक्यूट अर्टिकेरिया होता है, जैसे आजकल बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, जब चेंज एक्सट्रीम वेदर होती है तो अर्टिकेरिया बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी अक्लेमेटाइज नहीं हो पा रही है उससे। जैसे अगर मैं ज़्यादा देर तक अंदर रहती हूँ और एकदम धूप में खड़ी होकर चली जाऊँ तो वो बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होती जा रही है। जब आपको अर्टिकेरिया हो रहा है तब तो आप पानी पिएंगे उससे भी एलर्जी आपको लगेगी, दाल खाएंगे उससे भी लगेगी, रेड मीट खाएंगे उससे भी लगेगी, एक्सरसाइज करेंगे उससे भी लगेगी। तो जब भी अगर आपको हाइव्स या अर्टिकेरिया हो रहा है, पहला उसूल उसे ठीक कीजिए। जब वो ठीक हो जाए और उसके बाद फिर कभी आपको दोबारा हो, तब बैठ के 24 घंटे में सोचिए। रेड मीट से ज़्यादा जो वाइन, चीज़ या जो सी फूड्स होते हैं जिसमें कैटकोलमाइन जो वो एंजाइम्स हैं, उनसे अर्टिकेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रादर देन रेड मीट। रेड मीट कोलेस्ट्रॉल वेलेस्ट्रॉल ज़्यादा करता है, हाइव्स नहीं करता है। ओके। एक सवाल ये है कि वैक्सिंग और शेविंग, वुमेन जो है अगर फेशियल हेयर्स को शेव करते हैं तो क्या उससे प्रॉब्लम है? जो एक आम धारणा है कि अगर आप शेव करेंगे तो बाल मोटे हो जाएंगे, जो नए बाल आएंगे वो थिक आएंगे। उसकी एक बहुत ही फिजिक्स वाली रीज़न है। जब आप शेव करते हैं तो आप एक एंगल पे बाल को काट रहे हैं, तो उस पर जब लाइट पड़ के निकलती है तो ऐसा लगता है कि बाल मोटा हो गया है। ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप शेव कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऊपर से बाल को हटा रहे हैं, अगले दिन वो नीचे से फिर उगाएगा। वैक्सिंग जब आप करते हैं तो आप बाल को जड़ से हटा रहे हैं।
तो कम से कम 2 हफ्ते वो बाल आपको नहीं नजर आएंगे। लेकिन फेस की जो होता है, फेस पे रुआं होता है, थिक बाल नहीं है, तो रुएं के लिए अलग तरह का वैक्स आता है और रुएं के लिए अलग तरह का शेवर भी आता है। अब हम लेजर हेयर रिमूवल करते हैं, उससे पहले हमें बाल हटाने होते हैं और उसके लिए हम शेवर निकालते हैं, तो लोग एकदम डर जाते हैं, अरे शेव कर रहे हैं तो बाल फिर तो और ज्यादा थिक आ जाएंगे। वो आएगा, वो उतना ही आएगा जितना पहले था। तो अगर आपके पास चॉइस है कि बाल हैं और आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं सोच रहे हैं, अगर वो वजह ढूंढिए, क्या वो हार्मोनल है उसको ठीक कीजिए, अगर जेनेटिक है तो अलग बात है। तो रूटीन में हमेशा फेशियल वैक्स करना चाहिए। शेव से नुकसान कुछ नहीं होगा, पर फायदा एक ही दिन का नजर आएगा, अगले दिन फिर जरूरत पड़ जाएगी। ओके। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बुराई यूज़ कर नहीं, सकते हैं बुराई उसको। नहीं है। ओके। हाँ, डैंड एक एक जी। चीज, लड़कियां जब शेव करती हैं, वो चाहे यहाँ कर रही हैं या कहीं भी कर, ड्राई शेव कर रही हैं, तो शेविंग क्रीम का तो मकसद सिर्फ फ्रिक्शन हटाना है ना, वो कोई मेल और फीमेल चीज तो नहीं है। तो अगर आप शेवर इस्तेमाल कर रहे हैं, शेविंग जो आपका रेजर है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फ्रिक्शन हटाने के लिए जरूर एक नॉर्मल सी शेविंग क्रीम को, आज मैंने एक बहुत ही चीज स्टेज इन अमेरिका सब कुछ, मैंने कहा अच्छा आप शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते, नहीं मैं साबुन का इस्तेमाल करती हूँ। ये क्या बात हुई, मतलब कि वैसे तो आप पैराबेन की बात कर रही हैं और वैसे आप 10 चीजों की बात कर रही हैं, एक बेसिस आप जो है उसकी वजह सोचिए ना, क्यों शेविंग क्रीम इस्तेमाल हो जी। रही है। मेल्स ने तो इसलिए पकड़ ली कि बाल थिक थे, हम्म। बगैर शेविंग क्रीम के शेव हो ही नहीं सकते थे। विमेन को लगा कि शेविंग क्रीम आदमियों की चीज है, वो आदमियों की नहीं है, वो फ्रिक्शन हटाने के लिए चीज है। डैंड्रफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। डैंड्रफ होने का रीज़न वैसे तो हमने पॉडकास्ट में पूरा हाँ। बात तो किया है, लेकिन हम शॉर्ट में अगर समझना चाहें कि डैंड्रफ क्यों होता है और कैसे इसको सही कर सकते हैं। डैंड्रफ 2 तरह का है, ड्राई डैंड्रफ एंड ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ जिसकी ड्राई स्किन होती है ज्यादातर उनको रहता है, और ड्राई डैंड्रफ के फ्लेक्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बालों में चिपके रहते हैं, और वो जो आप देखते हैं वो जी। ड्राई डैंड्रफ होता है। जो ऑयली डैंड्रफ है वो ज्यादातर टीनेजर्स में देखा जाता है, या जिनकी ऑयली स्किन होती है, बिकॉज ये वही सेबेशियस ग्लैंड हैं जो एक्ने भी कर रहे हैं। और ऑयली डैंड्रफ जो है वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, तो उसमें थिक फ्लेक्स होते हैं। टीनेजर वाला जो एक्ने जो डैंड्रफ है वो विद एज काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन जैसे मैं हमेशा स्किन केयर की बात बार बार बोल रही हूँ, ये ख़त्म नहीं होती हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने एंटी डैंड्रफ इस्तेमाल किया वो ख़त्म हो गया कि फिर आ गया। लोग डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं और चीज़ें से चीज़ें बदलते रहते हैं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है वंस अ वीक एंटी डैंड्रफ लोशन, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलते हैं वो डैंड्रफ जो है वो स्कैल्प का फंक्शन है, डैंड्रफ इन बालों का फंक्शन नहीं है। लेकिन जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो इतने ड्राई होते हैं कि वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई जी। कर देते हैं। तो एंटी डैंड्रफ लोशन का इस्तेमाल कीजिए और उसको स्कैल्प में लगा के 10 मिनट तक छोड़िए, ताकि उसको कांटेक्ट टाइम मिले, और फिर धो दीजिए। गर्मी में आपको वंस अ वीक की ज़रूरत पड़ेगी, जब मौसम बदलेगा ट्वाइस अ वीक की ज़रूरत पड़ेगी, सर्दी में हर वॉश पे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढिए और उसका इस्तेमाल आपको कितना चाहिए ये कीजिए। डैंड्रफ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो फंगल इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है, दूसरा वो बालों की जड़ को वीक करता जी। है, तो हेयर फॉल का बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अच्छा, शैम्पू या फिर कंडीशनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, पीछे कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको देखने हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आपके शैम्पू नहीं, में? हम जो है सल्फेट फ्री का जो है वो बोलते हैं, बिकॉज सल्फेट जो है वो झाग बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका कोई वो नहीं है और कोई काम नहीं है, तो आप सल्फेट फ्री इस्तेमाल कीजिए। कंडीशनर लगाने का तरीका ये है, हर बार कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आजकल हम सब ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो कंडीशनर की दरकार नहीं है। जब आपने बाल धोए उसके बाद अपने बालों में फिंगर को एक बार चलाइए, अगर आपकी फिंगर अटक रही है तो इसका मतलब बाल एक दूसरे से अटक रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा कंडीशनर, और कंडीशनर भी शैम्पू की तरह इमल्सिफाई होता है, मतलब कंडीशनर सीधा यहाँ नहीं लगाया जाता, उसको हाथ पे लेके उसको इमल्सिफाई डाइल्यूट किया करें जाता है, या उसमें झाग बनते हैं जी। और फिर उसको ऊपर ऊपर लगाया जाता है। जी। तो कंडीशनर लगाइए, फिर उसको रिंस ऑफ कर दीजिए। जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको कंडीशनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ओके। अच्छा, सप्लीमेंट्स कई बार लोग लेते हैं अपने बाल को हेल्दी करने के लिए, आयरन टैबलेट्स लेते हैं, कहाँ तक सही है? सप्लीमेंट्स सीजन के हिसाब से लिए जाते हैं। जो आजकल हेयर फॉल का सीजन है, बरसात में बायोटिन का ज़माना है। बायोटिन इज़ विटामिन B7, वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जून और जुलाई में आपको बायोटिन लेना है। इसी तरह विटामिन A एंड विटामिन E ऑयल बेस्ड विटामिन हैं जो सर्दी में चाहिए होते हैं। कोलेजन का आजकल चलन है, ज़माना है, एवरीबडी वांट्स टू ईट कोलेजन, वो सर्दी के फूड्स हैं।
फूड जो है, ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं, इनकी ठंडी और गर्म तासीर होती है, जिसका पूरा सीधा मतलब ये होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को बहुत जान लगानी पड़ती है, बहुत एनर्जी एक्सपैंड होती है। गर्मी में आपके पास वो नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी ठंडा रखने के चक्कर में ही बहुत एनर्जी एक्सपैंड कर रही है। तो सर्दी में आपको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड यूज करने हैं। तो और दूसरी चीज़, जो ऑयल बेस्ड विटामिन हैं वो अंधाधुंध नहीं खा सकते। विटामिन ई मैं लोगों को देखती हूँ वो खाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। जो वाटर बेस्ड विटामिन है, जिसमें बी और सी है, वो नुकसान नहीं करेगा कभी। वो आपने ज़्यादा खा लिया, वो यूरिन में निकल जाएगा, वो बर्बाद ही होगा, पर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये आपको नुकसान कर सकते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है। तो सप्लीमेंट जब खाएं, आजकल का चलन ये है कि आजकल सब ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ यूएस की शेल्फ में भाई उनके यहाँ डॉक्टर तो मिलते नहीं है, जी, तो बहुत वो मुश्किल से अपने आप मिलता ही है। डॉक्टर बने रहते हैं। मैम हम बायोटिन खा रहे हैं, 1000 mcg, हम देते हैं 10 मिलीग्राम, मतलब वो तुम 1000 ऑफ बायोटिन खा रहे हो और खुश हो बहुत रहे हो। ज्यादा। तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में डॉक्टर का फायदा उठाइए, जी। अपने जीपी से पूछिए कि डॉक्टर साहब आजकल क्या खाऊं। हर चीज हर मौसम में नहीं खा जाती। एक ट्रेंड की बात करते हैं। एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, 2 ब्रांड्स हैं हालांकि, ऑर्डिनरी और विश केयर सीरम। तो कौन सा बेटर है इसमें से, आप क्या कहेंगी? मेरे कोई फेवरेट नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन ब्रांड्स में और हमारे प्रिस्क्रिप्शन में फ़र्क क्या होता है। जो लीगल सेंस है, जो ये अलाउड है, इन्हें एक सर्टेन परसेंटेज अलाउड है। अगर एक नाइसिनामाइड का सीरम बनाना है तो ये सब जो ब्रांड्स हैं वो 2% तक बना सकती हैं। हम जो लिखते हैं वो 20% लिखते हैं। अब बात ये है कि ये क्यों चल रहा है, बिकॉज 90% जनता को ज़रूरत ही नहीं थी, 2% से उनका काम चल रहा था। लेकिन जिसको ज़रूरत है वो 2% पे सिर्फ अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर फिर वही रूल आ जाता है कि भाई एक बॉटल खरीद ली, उसको देख लें, लेकिन अगली बॉटल खरीदने से पहले फिर किसी की सलाह ले लें। ब्रांड्स गलत नहीं है, ओवर द काउंटर चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी लिमिटेशन होती है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक कॉमन सा बड़ा कॉमन शैम्पू है, हम 2% लिखते हैं, 1% वो OTC बेचते हैं। तो ठीक है, 90% जनता का काम 1% से चल गया, पर अगर नहीं चल रहा तो फिर उसके पीछे मत पड़े रहिए, या ऑर्डिनरी से और उस पे ना आइए, दोनों बराबर है। अभी हम डायसन की बात कर रहे थे, तो डायसन अगर हम यूज कर रहे हैं हर रोज तो क्या वो डैमेज करेगा आपके बालों को? जब आप डायसन यूज कर रहे हैं तो आपको हेयर मूव्स लगा के यूज करना पड़ेगा, मतलब बालों को, ड्राई बालों को कुछ ना कीजिए। तो उसके लिए जो वो क्रिम्पिंग और क्रिंचिंग जो होती है वो मत कीजिए, क्योंकि बाल जो है एक केराटिन, एक प्रोटीन है, वो जल जाता है। तो और मैंने जैसे आपको बोला कि बाल इस तरह से, केराटिन इस तरह से होता है, तो अगर आप उसको ऐसे नहीं करेंगे तो बाल बिल्कुल रूखा होने लगेगा। और रेगुलर अपने जो है हेयर कट होना चाहिए, ताकि नीचे से जो फ्रिक्शन हो रहा है वो वाले बाल निकलते चले जाएं। अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए नुकसान कुछ नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसका मैनुअल पढ़िए, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछिए कि कैसे करो। अच्छा, आप भी इसको मतलब लोगों को बोलते होंगे और लोगों के साथ करते भी होंगे, लेज़र हेयर रिमूवल, ये कहाँ तक सही है? लेज़र हेयर रिमूवल जब इजाद हुआ था और जब आया था, वो एक थेरेपी के तौर पे आया था, थेरेपेटिक है। थेरेपेटिक का मतलब है कि वो गर्ल्स जिनके मेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम में, वी आर ऑल बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन, तो अगर जब वो इम्बैलेंस होता है तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल एरियाज हैं, बियर्ड एरिया है, इस पे लड़कियों को बाल आने लगते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आया था। या हम अंडर आर्म्स में बॉडी ओडर के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, अपर लिप पे, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हॉर्मोन्स के अंडर हैं बाल। 100% काम करता है, किस तरह कर रहे हैं उस पे काम कर रहा है। लेकिन उसको फिर कॉस्मेटिक वो बना दिया गया, और हर आदमी एक लेज़र मशीन लेके घुमा रहा है, तो ना आपने डायग्नोसिस किया कि किसको ज़रूरत है, ना आपने ये देखा कि कौन सी लेज़र भी तो 3-4 लेज़र हैं। तो और दूसरी चीज़, सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से आती हैं। वेस्ट की स्किन के कलर में और हमारी स्किन की कलर में बहुत फ़र्क है। पहले हम उसे लेज़र हेयर रिमूवल बोलते थे, अब हम लेज़र हेयर रिडक्शन बोलते हैं। वो आर रहा, हमने उस आर को मैनिपुलेट कर लिया, पर अब हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं कि भाई 100% नहीं होता है, बिकॉज वी आर ब्राउन स्किन पीपल। तो लेज़र जो जा रही है वो भी हेयर के अंदर मेलानिन में ही जा रही है ना। अगर मैं ज्यादा डोज दूंगी वो ऊपर ही जल जाएगा सब कुछ। तो डोसेजेस जो हैं हमारी, हम स्किन कलर को देखते हैं, स्किन कलर और हेयर कलर के हिसाब से डिसाइड होता है कि fair skin with dark color will give better results, darker skin with lighter hair will give less results, because the laser is an energy. गलत नहीं है।
और जैसे मेरे पास है, मैं लेज़र करती हूँ, पर मेरी लेज़र जो है थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। भाई डॉक्टर की आप सलाह कर रहे हैं तो कल भी कोई आया, वो बोला कि मुझे ये पैकेज मिल रहा है यहाँ पर, तो मैंने कहा लेज़र बताइए इनकी कौन सी है, तो उन्होंने कहा ये लेज़र है। मैंने कहा लेज़र सही है, आप ले लीजिए। मैं वो पैकेज नहीं दे सकती बिकॉज मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को डाइल्यूट नहीं कर सकती, लेकिन वो गलत नहीं है। तो एक बार पूछ लें, कराएं कहीं से भी। प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल इश्यूज ज़्यादातर देखा जाता बिल्कुल। है, तो क्यों होता है ये? जब प्रेगनेंसी होती है तो आपके हार्मोन्स सारे हेयर को, एक भी बाल नहीं गिरता प्रेगनेंसी में, बिकॉज ऑल द हेयर गो इनटू द ग्रोइंग फेज। वो फॉलिंग फेज आता ही नहीं है, और जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन सारा वो फॉलिंग फेज साथ साथ आ जाता है। तो पोस्टपार्टम हेयर फॉल इज अ वेरी रियल कंडीशन कि आपने इस बात की तो आपने खुशी नहीं मनाई कि पूरी प्रेगनेंसी आपके बाल नहीं गिरे। और जी। ये सब ठीक होता है जब लैक्टेशन ख़त्म होती है। Okay. प्रेगनेंसी पूरे 2.5 साल का वो होता है, आपका काम होता है। कंसेप्शन से लेके जब तक आपकी ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म होगी तब तक आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे रहेंगे। तो परेशान मत होइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बायोटिन देगा, हेयर सिरम्स देगा। हेयर सिरम वो चीज़ है जो हेयर वाइटलाइजर है, सर्कुलेशन बढ़ा रही है। तो कम से कम जिसको नहीं गिरना है उसकी ज़िंदगी तो बढ़ाई जाए, लेकिन जो फॉल्स हेयर ग्रोथ हो रही थी वो तो गिरेगी ही गिरेगी। तो टेंशन ना कर। एक आखिरी सवाल बस अब यहाँ पर रहेगा ये कि बैड ओडर का स्किन से क्या रिलेशन होता है? सारा रिलेशन जो है वो स्किन से ही होता है, बिकॉज वो स्वेट से आपका ओडर होता है। जब स्वेट सिक्रीट होता है तब उसमें कोई ओडर नहीं होता है, लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस रह रहे हैं वो उस स्वेट पे एक्ट करते हैं और वो ब्रोमोहाइड्रोसिस हम उसे बोलते हैं, वो बैड ओडर आने लगता है। तो उसको अगर आप डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो आप सिर्फ मास्क कर रहे हैं, वो तो आप ख़त्म उसको सिर्फ छुपा रहे हैं, मतलब वो एक नई ओडर बन जाती है। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि जो भी आपके बॉडी फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स में ही जो स्वेट होता है उससे बॉडी ओडर आता है, उसको यहाँ पर लेज़र हेयर रिडक्शन, जैसे मैंने जब बात करते हुए जी। भी बोला कि लेज़र हेयर रिडक्शन बॉडी ओडर में भी बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज जो हेयर का पोर है वहीं से स्वेट ग्लैंड का पोर भी है। तो जब आप हेयर को ख़त्म करते हैं तो स्वेट ग्लैंड भी काफ़ी हद तक जो है उनसे ओडरस स्वेट कम हो जाता है। ओके। तो बॉडी ओडर अगर आपको है, आपको अपने बॉडी फोल्ड्स को क्लीन रखना है, उनको ड्राई रखना है। जो फूड्स आप खा रहे हैं, अगर आप बहुत पंजेंट फूड्स खा रहे हैं, गार्लिक खा रहे हैं या वाइन और चीज़ बार बार बेचारा आ जाता है जबकि वो हमारी डाइट में होता भी नहीं है, जी जी। तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, वासोडाइलेशन, ओके। और वो फिर आपके ओडर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। दूसरी चीज़, जो बॉडी ओडर है वो कपड़ों में रम जाता है। तो अगर आपको बॉडी ओडर की दिक्कत है तो आपके कपड़े गर्म पानी में डूब के और फिर वो धुलने चाहिए। ओके। नहीं करते लोग। और दूसरा, सर्दी वाले कपड़े, सर्दी के कपड़े तो कोई धोता ही नहीं है, तो वो बॉडी ओडर उसमें रम जाती है। तो यहाँ भी जब आप बाहर से आए उसको एयर कर दीजिए ना, जी। एक हैंगर लटका दीजिए घर के दरवाजे के पीछे कि जो आएंगे जैकेट पहन के उसको वहां लटकाएंगे, सो दैट वो बॉडी ओडर। ये वेस्टर्न कल्चर में हमने अक्सर देखा हुआ है कि आपके दरवाजे वो के ऊपर नहाते ही नहीं है है पानी की कमी है, वो नहाते भी नहीं वो और बहुत कुछ नहाते भी नहीं करते हैं। वो पेरिस में फ्रेग्रेंस का क्यों इजाद जी। हुआ, वो नहाते नहीं है तो उन्हें मास्क करना था। अगर जी। आप पेरिस जाएं और आप वहां पर अपार्टमेंट देखें तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि इसमें बाथरूम है कि नहीं, क्योंकि वो तो सब पब्लिक बाथरूम में ओहो। जाते हैं। डॉक्टर शैला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए और आपका बहुत सारा वक्त भी हमने लिया है। होपफुली कि हमारे जो ऑडियंस है आप सबको ये सवाल जो यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं आप उससे भी रिलेट करते होंगे और आपको जवाब जिस तरीके से डॉक्टर शैला ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला। आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद वन थिंग कि हम जहाँ रहते हैं, हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, पसीना आना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हम यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। और जिस तरह का हमारा माहौल है, हमें उसके हिसाब से वी हैव टू बी कंफर्टेबल इन आवर स्किन। दूसरों को इमिटेट ना करें। वो जो आप ट्रेंड देख के कि वहाँ चल, अरे देखिए तो सही, वो रहता कहाँ है, वो आप रहते हैं हिंदुस्तान में और आप वो ट्रेंड यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जो नुकसान है वो आज नहीं मिलेगा, वो 10 साल बाद मिलेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें, स्किन भी दुआएं देगी, बाल भी खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।